औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फाइनल जो रिवीजन है कि चार सिस्टम जो है वो मैं कर रहा हूँ। न्यूरोलॉजी को मैंने इसलिए रखा है बिकॉज न्यूरोलॉजी की हमने रैपिड रिवीजन नहीं की थी। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट 1 to 2 थिंग कि अब जितनी भी आप रैपिड रिवीजन कर रहे थे काइंडली आप उसको स्किप कर दें। ये जितने भी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर हम ये वाला लेक्चर ले रहे हैं, ये लेक्चर ले रहे हैं, अब लेक्चर लेने का टाइम नहीं है। दिस इज़ द टाइम कि आपने जो चीज़ें याद की हैं आप काइंडली उनको अच्छे तरीके से अपने माइंड के अंदर ग्रैब कर लें, ठीक है ना। उसको आप अगर उसकी अच्छी ग्रिप आपकी बनी होगी ना, अब देखें 38 MCQs ऑलमोस्ट 40 आपके टॉपिक्स एक सिस्टम से उठाए गए हैं, क्लिनिकल प्लस बेसिक। अब उसके अंदर से आपको एक सिस्टम के अंदर से 5 से 6 MCQs आने। अब 5 से 6 MCQs आपको, मुझे नहीं लगता कि इनमें से भी कहीं से मिस हो सकते हैं। तो आई जस्ट वांट कि आप इन ये जो PDF है इसको अच्छे तरीके से एट द एंड ऑफ द डे अच्छे तरीके से आप याद करें। इंशाल्लाह इसी में से ही पेपर जो है वो आपका आएगा और 5 दिन के अंदर आपका पूरा NRE का जो सिलेबस है वो आपका जाएगा। इसके बाद आपने सिर्फ MCQs की प्रैक्टिस और इन नोट्स को अच्छे तरीके से करना है, दैट्स इट। ना बुक उठानी है ना कुछ और, सिर्फ इन नोट्स को आपने अच्छे तरीके से कर लेना। हाँ, कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजी के लिए आप जो है वो बुक उठाएँ, बायोकेम के लिए उठाएँ, या जो नोट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम बात करते हैं न्यूरोलॉजी की। न्यूरोलॉजी के अंदर हमारे पास 38 टॉपिक्स जो हैं, 38 हाई यील्ड टॉपिक्स मैंने उठाए हैं, जिसके अंदर आपके सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर इंशाल्लाह आज हो जाएंगे। हमने जल्दी इन चीज़ों को कवर अप करना है। इसके बाद सिर्फ आपने क्या करना होगा, डेली उठ के 1 सिस्टम 2 सिस्टम 3 सिस्टम मिनिमम हार्डली आपसे 1 घंटा लगेगा और आपने इन चीज़ों को डेली रिवाइज कर लेना। पहले बात करते हैं, ये तीनों आर्टरी जो है वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। मिडल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर क्या होता है कि मिडल सेरेब्रल आर्टरी ब्रेन के लेटरल पार्ट को जो है वो आपको जो ब्लड सप्लाई है वो आपको कर रही होती है। अब इस एरिया के अंदर आपके फेस और आपके जो आर्म्स होते हैं उनको जो मोटर कंट्रोल होता है उसका ज़्यादा होता है। इसलिए जब भी आपकी मिडल सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक होता है, यानी कि वो डैमेज होता है, तो आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके फेस और आर्म के ऊपर होता है एज़ कम्पेयर टू द लेग वीकनेस। तो जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता है वो आपका इन्वॉल्व हो तो आपका जो स्पीच एरिया वो भी आपका इफेक्ट होने को देखने को मिल सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एफेजिया, कि आपसे पेशेंट से जो है वो बोला नहीं जाता। ये तीनों आर्टरीज 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट है। एक आपका फेस के ऊपर, फेस प्लस आर्म, सेकेंडली लेग, थर्ड विजन लॉस। देख लेना कि मैं आपको तीनों चीज़ें पढ़ाऊंगा, आपने फ़ौरन से पिक करनी है। मिडल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्ट्रोक, फेस एंड आर्म, कॉन्ट्रालेटरल फेस एंड आर्म वीकनेस, एफेजिया इफ डोमिनेंट हेमिस्फीयर। अगर डोमिनेंट हेमिस्फीयर आ रहा है कि हेमिस्फीयर आपका डोमिनेंट, आपका डैमेज हुआ है आपका, तो एफेजिया होगा, अदरवाइज आपको फेस और आर्म की वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। तो फेस और आर्म की वीकनेस के लिए मिडल सेरेब्रल आर्टरी, अगर लेग की वीकनेस है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि लोअर एरिया, आपके लोअर लिम्ब इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी आपको देखने को मिलेगी। अगर व्यूअर फील्ड लॉस है तो आपको पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। तो ये तीनों चीज़ें इन्हीं चीज़ों पर मबनी है। अब एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को पढ़ते हैं तो आपके एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ब्रेन के मिडल पार्ट को, किसको, मिडल पार्ट को, ये आपकी मिडल पार्ट को कर रही होती है। मिडल सेरेब्रल आर्टरी आपके लेटरल पार्ट को सप्लाई कर रही होती है। तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी आपकी जो मिडल पार्ट होती है उसको सप्लाई कर रही होती है, जहाँ आपके लोअर लिम्ब का जो मोटर एरिया होता है। अब यहाँ पे अगर आपका स्ट्रोक हो जाए तो आपकी जो लेग होती है या वीकनेस होती है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल रही होती है। अगर आपका फ्रंटल एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, एक बात याद रखें, अगर आपका फ्रंटल एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि अगर आपका फ्रंटल एरिया, यहाँ पे अगर आपकी चोट लगी है, तो आपको पता है कि आपको सबसे ज़्यादा बिहेवियर चेंजेस या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है वो आपको देखने को मिल रही होती है, कोऑर्डिनेशन में आपको मसला हो रहा होता है। तो इसलिए जो आपकी जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है वो आपकी लेग को ज़्यादा वो करती है, और कॉन्ट्रालेटरल लेग वीकनेस विद पर्सनैलिटी चेंजेस एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अगर आपका फ्रंटल जो एरिया है वो आपका इन्वॉल्व हो तो। अब पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी आपका जो ऑक्सीपिटल लोब है उसको जो है वो आपको ब्लड सप्लाई दे रही होती है। तो किसको दे रही होती है, आपकी ऑक्सीपिटल लोब। अब जो ऑक्सीपिटल लोब है, आपको अच्छे से पता है कि जब उसके आपका जो विजन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, तब आपका ऑक्सीपिटल लोब पड़ा होता है। ऐसे समझ ले पीछे आईना पड़ा है आपका, ठीक है। अगर आपको पीछे का मसला है ना ऑक्सीपिटल लोब का, तो आपका जो विजन का मेन सेंटर है जिसे हम कहते हैं वो आपका ख़राब हो जाएगा। तो जब वो ख़राब होगा तो स्ट्रोक की वजह से पेशेंट को विजुअल फील्ड डिफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है, जिसे हम हेमिनोपिया कहते हैं। तो जो मोटर वीकनेस है वो यूजुअली आपका मेन फीचर नहीं होता, आपका इसके अंदर आपका विजुअल फील्ड डिफेक्ट आपको देखने को मिल रहा होता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है लेकुनार स्ट्रोक। अब इनके ट्रैप्स को आप पढ़ेंगे ना, मिडल और एंटीरियर पोस्टीरियर, आपको वही पता चलेगा जो मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताई। इन 3 चीज़ों के ऊपर आपकी ये तीनों आर्टरीज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। लेकुनर स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि लेकुनर स्ट्रोक के अंदर आपकी स्मॉल जो डीप आर्टरीज होती हैं उनकी ब्लॉकेज हो जाती है।
स्मॉल वेसल स्ट्रोक यानी कि स्मॉल वेसल जो है वो आपकी ब्लॉक हो जाती हैं। मोस्टली आपका जब अगर आप पेशेंट जो है वो क्रोनिक हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ हो तो जो स्मॉल एरिया होता है वो आपका अफेक्ट करता है, ठीक है ना, जिसकी इसलिए आपकी जो मोटर या आपकी जो सेंसरी वीकनेस है वो आपको इस पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिल रही होती है। अब इसके अंदर आपको कॉर्टिकल जो साइंस होते हैं जैसे एफेजिया या निग्लेक्शन जो है वो आपकी मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है वो स्पेस्ड रखते हैं, आपको देखने को नहीं मिल रहे होते हैं। तो इसके अंदर आपको क्रोनिक हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ देखने को मिल रही होती है। प्योर मोटर स्ट्रोक और प्योर सेंसरी स्ट्रोक आपको देखने को मिल रहा होता है। एंड अगर ये आए विदाउट एफेजिया तो आपका है लैकुनार। अगर आपको एफेजिया देखने को मिल रहा है तो इट मीन्स आपकी कोई ना कोई आर्टरी जो है वो आपका इन्वॉल्व हो रही है। फिर आपका आ जाता है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, नॉट स्ट्रोक अटैक। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो टेम्परेरी आपको जो है वो ब्रेन का स्कीम होना स्टार्ट होता है, लेकिन आपकी जो ब्लड होता है उसका जो फ्लो होता है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। यानी कि आपका जो ब्लड होता है वो आपका आर्टरीज़ के अंदर थोड़ी सी देर के लिए ऐसे स्टॉप कर जाता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक के सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे। आइदर वो सिम्टम्स होते नहीं हैं, सिम्टम्स एक्चुअली रिजॉल्व हो जाते हैं, बट अगर वो जो सिम्टम्स हैं अगर वो परसिस्ट करें तो हम उन्हें स्ट्रोक कहते हैं, बट अगर वो रिजॉल्व हो जाए तो हम उन्हें ट्रांजिएंट यानी कि थोड़ी देर बाद खुद ब खुद जो है ठीक हो जाने वाला जो है वो हम अटैक करते हैं, लेकिन अगर परसिस्टेंट हो तो हम उन्हें स्ट्रोक कह देते हैं। फिर आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट इज सब ऑर्गेनाइड, एपिड्यूरल और सबड्यूरल, ये तीनों चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। सबड्यूरल यही होगा, यस। अब सब ऑर्गेनाइड हेमरेज के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो ब्लीडिंग होती है वो आपकी सब ऑर्गेनाइड स्पेस के अंदर हो रही होती है, यानी कि कॉमनली जो बैरी एनोरिज्म रैप्चर है उसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है। तो ब्लीडिंग टू द सब ऑर्गेनाइड स्पेस यूजुअली फ्रॉम द बैरी एनोरिज्म रैप्चर। ये चीज़ें मैंने आपको डिटेल के अंदर आपको न्यूरोलॉजी में पढ़ाई है, बट डोंट गो फॉर इट राइट नाउ, स्टक इनटू दिस पीडीएफ। अब इसके अंदर जो ब्लड होता है वो मेनिंजेस को जो इरिटेट कर रहा होता है। जब भी हमारे पास पेशेंट ये इसका आता है ना सब ऑर्गेनाइड हेमरेज वगैरह का, तो हम उन्हें बताते हैं कि ये जो ये अच्छा, वो जब पेशेंट हमसे पूछते हैं कि हमारे पेशेंट को ये इरिटेशन क्यों हो रही है, आप ये जो सेरिनेज है, लिरेज है, आप क्यों लगा रहे हैं बार बार बेहोश करने के लिए, तो वो ब्लड जो होता है वो इन्हें इरिटेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो बार बार जो है वो हाथ हिलाना, हाथ इधर मारना, तो वो दे रहा होता है। सब ऑर्गेनाइड हेमरेज की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि उससे सडन वर्स्ट ऑफ लाइफ जो होता है वो आपको हेडेक होना देखने को मिल रहा होता है। अगर एमसीक्यूज में होना कि पेशेंट हैज़ अ सडन वर्स्ट हेडेक ऑफ द लाइफ, आपने आंखें बंद करके सब ऑर्गेनाइड हेमरेज लगा देना है, और इसके अंदर आपको नेक्स्ट स्टिफनेस जो है वो देखने को मिल रही होती है, ठीक है। और सडन एक्सप्लोसिव हेडेक है तो आपका सब ऑर्गेनाइड है। अगर यूनिलेटरल हेडेक है विद फोटोफोबिया तो आपको पता है वो क्या है, माइग्रेन है। माइग्रेन का हमेशा जो पेन होता है वो यूनिलेटरल होता है, बट अनटिल अगर ना हो तो पूरे सर में भी जो है वो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। एपिड्यूरल हेमाटोमा के अंदर क्या होता है कि स्कल और ड्यूरा, स्कल आपका जो स्कल होता है बोन है उसके नीचे ये ड्योरा, ये जो ड्योरा मैटर होती है, जो आउटर लेयर होती है आपकी, उसके दरमियान जो सा होता है वो आपकी आर्टरियल जो ब्लीड है वो आपको देखने को मिल रही होती है। मोस्टली इसके अंदर कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कहा जाए कि पेशेंट प्रेजेंट हुआ है कि उसे हार्ट ट्रॉमा हुआ है, ल्यूसिड इंटरवल है, रैपिड उसके जो है वो अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर है, और जो है वो उसे उसकी मोस्ट कॉमनली जो आर्टरी इन्वॉल्व कौन सी हो सकती है, तो आपने बताना मिडल मेनिंजियल आर्टरी। अब वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज कि ल्यूसिड इंटरवल, ल्यूसिड इंटरवल का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को चोट लगी, पेशेंट नीचे गिरा, वो उसको थोड़ा सा गनूदगी हुई और जो सर उसको बेहोशी की हालत हुई, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद उसको जब बेहोशी हुई तो उसके बाद वो उसका जो उठना होता है वो मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ हेड ट्रॉमा, और जो ब्लीड होता है वो वहाँ पे जमा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। तो ल्यूसिड इंटरवल प्लस लेंस शेप्ड सीटी इज एपिड्यूरल। अगर एल्डरली एंड क्रेसेंट सीटी है तो आपका क्या है, सबड्यूरल है। सबड्यूरल के अंदर क्या होता है कि सबड्यूरल हेमाटोमा के अंदर जो ड्यूरा के नीचे, ड्यूरा मैटर के बिल्कुल नीचे जो सा होता है वो आपकी वेनस ब्लीडिंग हो रही होती है, और ये जितने भी लेयर्स हैं वो मैंने आपको विद मेनिंजेस आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। तो इसके अंदर आपकी जो है वो ब्लीडिंग होती है। यूजुअली आपकी जो ब्रिजिंग वेन्स होती हैं इनके अंदर आपको जो है वो रैप्चर देखने को मिल रहा होता है। मोस्ट कॉमनली इसके अंदर एल्डरली या अल्कोहलिक जो से पेशेंट होते हैं उनके अंदर आपको देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि उनके अंदर जो वेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और स्ट्रेच हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो माइनर सी इंजरी भी होती है ना, तो सब ड्यूरल हेमाटोमा के अंदर जो माइनर सी इंजरी है गिरने के बाद आपको उसके अंदर ब्लीडिंग देखने को मिल रही होती है, और वो ब्लीडिंग से सिम्टम्स जो है वो स्लोली डेवलप होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको पेशेंट के अंदर कन्फ्यूजन या हेडेक जो है वो देखने को मिल रहा होता है। तो स्लो सिम्टम्स आफ्टर माइनर ट्रॉमा इज सब ड्यूरल, बट रैपिड डिट्रियोशन आफ्टर ल्यूसिड इंटरवल इज एपिड्यूरल। देखिए एक एक लफ्ज़ ब्लीडिंग तीनों में हो रही है, लेकिन अलग अलग लफ्ज़ जो है वो आपने पिक करने के कहाँ पे आपको जो है वो ल्यूसिड इंटरवल मिल रहा है, कहाँ पे आपको जो है स्लोली सिम्टम्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं। फिर आपको आ जाता है रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर में क्या होता है कि जब स्कल के अंदर का जो प्रेशर होता है वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है,
बढ़ जाता है तो आपका जो ब्रेन होता है वो आपका कंप्रेस होने लगता है, ब्रेन के ऊपर आपका प्रेशर आने लग जाता है। जब प्रेशर आता है तो उसकी वजह से आपको हेडेक और वॉमिटिंग या पेपिलोडीमा जैसे फीचर जो है वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं। सो इंक्रीज स्कल प्रेशर काज हेडेक, वॉमिटिंग एंड पेपिलोडीमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉर्निंग हेडेक विद वॉमिटिंग एंड पेपिलोडीमा आपको देखने को मिल रहा होता है। इंपॉर्टेंट इज मॉर्निंग हेडेक, ठीक है। तो पेशेंट के अंदर आपको मॉर्निंग हेडेक जैसा कॉमन सा सिम्टम जो है वो देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि रात को आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होती है, जिसकी वजह से प्रेशर को और ज़्यादा आपको इंक्रीज़ होने में मदद देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही होती है, रिटेंशन हो रही होती है, जिसकी वजह से आपको मॉर्निंग हेडेक जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा होता है पूरी रात का। सो पेपिलोडीमा विद मास इफेक्ट, अवॉइड एलपी फर्स्ट, एलपी कैन काज हर्निएशन। याद रखें जब भी आपका जो हम एलपी करते हैं ना, मोस्टली जो है आप अगर न्यूरोलॉजी के वार्ड के अंदर जाएँ तो मोस्टली जो हर पेशेंट की एलपी होती है। तो एलपी के अंदर आपको ना जो ड्रिप सेट होता है, आपने उसकी मदद से आपने उसका प्रेशर देखना होता है। अगर प्रेशर ज़्यादा हो ना तो कभी भी एलपी जो है वो नहीं करते, अवॉइड करते हैं, ठीक है ना, जब तक कि आप मैनिटॉल वगैरह या ऐसी मेडिसिन ना दें और उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर अब आपका कम ना जाए। मोस्टली ऐसी ब्रीड के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो है वो एलपी या फिर आपके जो दूसरे पेशेंट होते हैं उनके अंदर हम लाजमी जो है वो कर रहे होते हैं जिनके अंदर का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। खैर, ब्रेन हर्निएशन का क्या मतलब होता है? ब्रेन हर्निएशन तब होती है जब आपका जो प्रेशर होता है वो ब्रेन टिश्यूज़ को अपनी नॉर्मल जगह से जो है वो पुश करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपका ये ब्रेन यहाँ पर ये पड़ा है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका जो है वो फ्लूइड आ रहा है, ये आपका फ्लूइड है। अब ये फ्लूइड जो है इसको यहाँ से यूँ पुश कर रहा है और ये आपका पुश होकर इस जगह पे आ गया, यूँ यहाँ से पुश होकर इस जगह पे आ गए। तो आपका ब्रेन का जो हर्निएशन है वो तब होती है जब आपकी जो ब्रेन टिश्यूज होती हैं वो अपनी नॉर्मल जगह छोड़ के आपकी दूसरी जगह पे जो है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, ठीक है ना। अनकल हर्निएशन के अंदर आपको जो क्रेनियल नर्व 3 है वो भी आपको कंप्रेस देखने को मिल रहा होता है, जिससे आपको जो प्यूपल है वो आपको फिक्स्ड मिलते हैं और डायलेटेड मिलते हैं। तो ब्रेन शिफ्ट ड्यू टू हाई क्रेनियल प्रेशर टू द अदर साइड फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन टू द अदर साइड। फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपल प्लस कॉमा की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है बिकॉज इट इमरजेंसी कंडीशन। फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपल इज इक्वल टू अंकल हर्निएशन। सीजर माइग्रेन डज नॉट कॉज परसिस्टेंट ब्लाउन प्यूपल। सिर्फ आपने याद रखना है कि ब्रेन के हर्निएशन के अंदर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो आपने ऊपर रेस्ट इंट्राक्रेनियल प्रेशर पड़ा है, अगर उसकी वजह से आपको ब्रेन हर्निएट देखने को मिले तो वो कॉमा की कंडीशन जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर्स, स्टेटस एपिलेप्टिकस एंड एब्सेंट सीजर्स। सीजर्स का टॉपिक और ये जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जनरलाइज्ड के अंदर जो मोस्ट कॉमनली होता है वो आपको एबनॉर्मल जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर जो है वो स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। सो बायलेटरल सीजर काजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड पॉस्टिकल कन्फ्यूजन। अब पेशेंट जो होता है वो कॉन्शियसनेस ऐसा ऐसा लूज़ कर रहा होता है और बॉडी जो है उसकी बिल्कुल सख्त हो जाती है। जब सख्त हो जाती है फिर जो है आपको जर की मूवमेंट आते हैं, मतलब पेशेंट जो है वो इधर से उधर से मतलब गिर रहा होता है। तो सीजर्स के बाद आपको पोस्ट टिक्टल जो कन्फ्यूजन है वो आपको जो है वो मोस्ट कॉमन देखने को मिल रही होती है। अगर आप इसकी वीडियो देख लें यूट्यूब से तो आपको जो है वो इसकी अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगी। सो पेशेंट के अंदर जो है वो आपको टंग बाइट, जर्किंग, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब वो कहते हैं ना जो इन पेशेंट के अंदर जो है वो आपने जो पेशेंट है नॉर्मली क्या कहते हैं अपना पेशेंट को उसकी जो उल्टी करवट है उसके ऊपर लिटा देनी चाहिए और मुंह के अंदर कोई भी चीज़ नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो टंग बाइट, जर्किंग, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और पोस्टिकल जो कन्फ्यूजन है वो आपको देखने को मिल रही होती है। तो स्लो रिकवरी विद कन्फ्यूजन इज इक्वल टू सीजर, बट रैपिड रिकवरी विद कन्फ्यूजन इज सिंकोप। सिंकोप एक अलग सी कंडीशन है। स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर क्या होता है कि एक तो प्रोलॉन्ग सीजर होता है, यूजुअली सीजर जो है वो 5 मिनट से ज़्यादा होता है। जनरलाइज्ड जो टॉनिक होता है इसके अंदर आपका 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, पेशेंट जो है वो खुद ब खुद ऐसा ऐसा जो है वो रिकवर कर जाता है, ठीक है। स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर 5 मिनट से जो है वो ज़्यादा होता है और रिपीटेड होता है विदाउट रिकवरी, ठीक है। 5 मिनट से ज़्यादा होता है कॉन्टीन्यूसली जो होता है या रिपीटेड जो सीजर्स होते रहते हैं और दरमियान के अंदर जो है वो पेशेंट रिकवर जो है वो नहीं कर पाता। तो इमरजेंसी का कंडीशन होती है बिकॉज ऑफ ब्रेन हाइपोक्सिया हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है, न्यूरोनल इंजरी हो सकती है। तो इमीडिएट जो है वो आपने बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो आपने देनी होती है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द पेशेंट कम्स टू यू विद द हिस्ट्री ऑफ सीजर्स मोर देन 5 मिनट्स एंड द हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड सीजर फ्रॉम लास्ट 1 to 2 hours, so the investigation treatment of choice the drug of choice is benzodiazepine. Do not strong with long term antileptic alone. सिर्फ आपने बेंजोडाइज़ेपिन को जो है आपने स्टार्ट करना होता है। नेक्स्ट इज एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर के अंदर वो कहता है कि ब्रीफ स्टारिंग स्पेल्स इन द चिल्ड्रन। बच्चे मोस्टली किसके अंदर होता है? बच्चों के अंदर होता है। और बच्चे क्या कर रहे होते हैं? घूर रहे होते हैं ऐसे, बस सिर्फ घूर रहे होते हैं। तो चाइल्ड सडनली स्टेयर्स फॉर अ सेकंड देन रिटर्न्स टू द नॉर्मल, मतलब बच्चे जो है तो वापस घूर रहे होते हैं ऐसे, बिल्कुल आपको लगता है शायद नॉर्मल है लेकिन उसके अंदर जो है तो वो आपका घूर रहे होते हैं, उसके बाद जो है वो आपको नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है ना।
कोई जर की मूवमेंट ऐसे कुछ भी नहीं होता, इसलिए हम इन्हें एब्सेंट सीजर कहते हैं। टेम्पोरल बोन सीजर क्या होता है कि टेम्पोरल बोन सीजर लोब सीजर में जो है वो आपको फोकल सीजर्स हो रहे होते हैं, जिसमें आपको अवेयरनेस आपकी जो है वो इम्पेयर हो जाती है। पेशेंट की जो अवेयरनेस है उसको ख्याल नहीं होता वो कहाँ पे है, वो इम्पेयर हो जाती है। जो पेशेंट होता है जो लिप हैं, लिप स्मैकिंग या चूइंग मूवमेंट या डिजावो या स्ट्रेंज स्मेल जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो आपका कर सकता है। यानी कि फोकल सीजर विद इम्पेयर्ड अवेयर एंड ऑटोमेटिज्म विद लिप स्मैकिंग, डिजावो एंड स्ट्रेंज स्मेल और मतलब रिपीटेड जो है वो स्टीरियोटाइप्ड एपिसोड जो होते हैं वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं टेम्पोरल लोब सीजर्स के अंदर, ठीक है। तो ऑरा ऑटोमेटिज्म इट इज़ अ टेम्पोरल लोब सीजर्स। अगर साइकेट्रिक एपिसोड्स आए आर नॉट स्टीरियोटाइप्ड विद ऑरा, तो साइकेट्रिक एपिसोड्स के अंदर आपको ये चीज़ें नहीं देखने को मिल रही होती। फिर आपको आ जाता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एंड वायरल मेनिंजाइटिस। अब इन दोनों को आप एलपी जब आप करते हैं तो इन दोनों को जो आप रूल आउट कर रहे होते हैं। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस जो सा वो होता है उसको भी आपने रूल आउट करने के लिए आप हमेशा एलपी करते हैं और ये लाजमी होता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर आप अगर इरफान मसूद की आपने बुक पढ़ी तो आपको आइडिया होगा कि उस ग्लूकोज की वैल्यू उसके अंदर क्या होती है, डब्ल्यूबीसीज की वैल्यू उसके अंदर क्या होती है, और हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं कि डब्ल्यूबीसीज बड़े हुए या आपके ग्लूकोज जो सा बड़ा हुआ है तो आपका जो बैक्टीरियल है या वायरल है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर आपकी जो मेनिंजेस होती हैं उनकी इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है और इन्फ्लामेशन जो है वो आपकी जो ब्रेन है, जो ब्रेन कवरिंग है उसको इरिटेट करना स्टार्ट हो जाता है। अब इसकी सबसे पहली होती है फीवर, और इतना सवेयर फीवर होता है ना कि आप प्रवास लगवा के थक जाते हैं, पेशेंट का फीवर ठीक नहीं होता, पट्टियाँ कर के थक जाते हैं लेकिन पेशेंट का फीवर ठीक नहीं होता था। वेरी इंपॉर्टेंट इज नेक स्टिफनेस। पेशेंट धाड़े मार के होता है कि मुझे जो सा मेरी गर्दन के अंदर जो सा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। एंड अल्टर मेंटल स्टेटस, ठीक है ना। बैक्टीरियल सेंट्रल सेरेब्रल फ्लूइड न्यूट्रोफिल्स विद लो ग्लूकोज हाई प्रोटीन वायरल, लिम्फोसाइट प्लस नॉर्मल ग्लूकोज इज अ वायरल। बैक्टीरियल के अंदर आपका न्यूट्रोफिल्स और लो ग्लूकोज और हाई प्रोटीन आपको देखने को मिल रहे होते हैं। वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर क्या देखने को मिल रहा होता है कि जनरली आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से आपका कम होता है, लेकिन याद रखिए वायरल मेनिंजाइटिस की जो मेडिकेशंस होती हैं वो आपकी कम होती हैं एज कम्पेयर टू द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो पेशेंट के अंदर फीवर, हेडेक और नेक स्टिफनेस के साथ साथ आता है, लेकिन सेंट्रल सेरेब्रल फ्लूइड के अंदर आपको जो लिम्फोसाइट्स होते हैं या ग्लूकोज होता है वो यूजुअली आपका नॉर्मल होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट और जो ग्लूकोज है वो आपका नॉर्मल होता है, तो इसके अंदर आपने सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है वो आपने देना होता है वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर। फिर आपका आ जाता है ब्रेन एब्सेस। ब्रेन एब्सेस के अंदर आपको लोकल पस जो है वो आपको देखने को मिल रही होती है, यानी कि ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं उसके अंदर आपको लोकलाइज्ड पस की जो है वो कलेक्शन देखने को मिल रही होती है। जो इन्फेक्शन जो है वो आपकी नियर बाय सोर्स या ब्लड स्प्रेड या ट्रॉमा के बाद जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो पेशेंट जो है वो एब्सेस की वजह से, एब्सेस है तो फीवर भी वहीं होगा, फीवर विद फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट विद रिंग इनहांसिंग लीजन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिंग इनहांसिंग लीजन के अंदर के साथ जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है। तो रिंग इनहांसिंग लीजन विद फीवर इज इक्वल एब्सेस। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज विद मल्टीपल रिंग लीजन इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए दो चीज़ें आपकी कवर होगी, एक टॉक्सोप्लाज्मोसिस और एक आपके साथ साथ ब्रेन एब्सेस। फिर आपका जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इट इज़ एन ऑटोइम्यून कंडीशन, ऑटोइम्यून डीमाइलिनेटिंग ऑफ द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है अफेक्ट कर रहा होता है, डीमाइलिनेशन के अंदर की वजह से आपकी जो नर्व की कंडक्शन होती है वो आपकी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो डीमाइलिनेशन की वजह से क्या होती है, आपकी जो नर्व की कंडक्शन होती है वो आपकी बिल्कुल आपकी जो है वो स्लो हो जाती है, आपकी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह जो सिम्टम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के जो एरियाज होते हैं उनको इन्वॉल्व कर रहा होता है। कभी कभी ऑप्टिक न्यूराइटिस, कभी कभी वीकनेस, कभी कभी सेंसरी सिम्टम्स। तो यंग फीमेल प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस अटैक्ड सेपरेटेड इन टाइम एंड स्पेस, मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ जगहों पे। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल स्क्लेरोसिस अफेक्ट सीएनएस, गुलियान बेरी अफेक्ट पेरिफेरल नर्व्स विद असेंडिंग पैरालिसिस, नीचे से ऊपर, ठीक है, नीचे से ऊपर, मतलब पैरों से जो से टो से आपका जो स्टार्ट होता है और आपका ऊपर तक जो आ जाता है एंड द लीथल डिजीज़, जीबीएस डिजीज़। यकीन करें मेरे उसमें आपके जीबीएस के 50-50 मैंने देखे कि 50 पेशेंट अगर अच्छी एक्सरसाइज करवाई जाए, मूवमेंट करवाई जाए, पेशेंट का ख्याल रखा जाए तो पेशेंट बच जाता है, ना हो तो पेशेंट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। नेक्स्ट इज़ जीबीएस। ये सारी डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जीबीएस के अंदर आपको जो नर्व की एक्यूट डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ जो आपको देखने को मिल रही होती हैं। एक बात याद रखें, अगर आप एचओ हैं, अगर आप हाउस ऑफिसर हैं, अगर जीबीएस का पेशेंट आपके पास है ना, आपने उनके प्लाज्मा फेरेसिस करवाने हैं। अब्दुर्रहमान नाम का एक लड़का था हमारे इसके अंदर न्यूरोलॉजी के अंदर, हम वहाँ से प्लाज्मा फेरेसिस करवाते थे और हम मेरा एक पेशेंट था मेरी बे का, जो बेड्स में देखता था, तो वहाँ पे जो पेशेंट आया था वो उसके बेटे का नाम भी जैन था, ठीक है, बट एक ही बेटा था उनका और वो भी ब्लाइंड था, मतलब उसको नज़र नहीं आता था। तो अभी तक मुझे याद है कि उसके मैंने 5 सेशन हमने करवाए थे जीबीएस के पेशेंट के, और 5 सेशन के बाद जो सा वो रिकवर हो के अल्हम्दुलिल्लाह जो सा वो गए थे। और
मतलब अब तक जो है वो मेरी उनसे जो है वो बात होती है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ सो मच रिकवर्ड एंड ही इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 32 to 35 ईयर्स। जीपीएस के अंदर आपको जो है वो डीमाइलिनेटिंग जो है वो डिजीज़ आपको देखने को मिल रही होती हैं। ईएमजी जो है वो आप करवाते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको मोटर न्यूरॉन जो पैथी होती है वो आपको देखने को मिल रही होती है, और इसके अंदर इन्फेक्शन के बाद जो है वो आपको मोस्टली देखने को मिल रही होती है, और वीकनेस आपकी लेग से स्टार्ट होती है, नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ जो है सेंड करती है, आपके हाथ पाँव पेट टांगे वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो रिलैक्सिंग स्टेट के अंदर जो है वो चली जाती हैं। आपके रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, इसीलिए जो है वो हम ऐसे 5 और 5 का जो है वो चार्ट बना देते हैं ताकि आपका लोअर और अपर लिम्ब की जो है वो आपको हम मोटर एक्टिविटी जो है वो हम देख सकें। इसके अलावा आपके मोस्टली लीथल इसलिए होता है या डेथ क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर रिस्पायरेटरी मसल्स अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में भी मसला आ रहा होता है। क्लियर हो गया? तो असेंडिंग वीकनेस विद एयर रिफ्लेक्सेस जीपीएस, सेंसरी लेवल और अर्ली ब्लेडर साइन इज स्पाइनल कॉर्ड लीजन। मस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है? उल्टा होता है जीपीएस का, ये नीचे से ऊपर है, वो ऊपर से नीचे है। इसके अंदर भी ऑटोइम्यून डिजीज होती है, जिसके अंदर एंटीबॉडीज जो से होती हैं वो आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो है आपके सिनेप्टिक एक्टिविटी के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको ब्लॉक कर देती हैं। अब इससे जो है वो मसल्स होते हैं वो रिपीटेड यूज़ के बाद वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ऑटोइम्यून पोस्ट सिनेप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर डिजीज, पेशेंट विद पोटोसिस डिप्लोपिया विद वीकनेस वर्स विद यूज एंड बेटर विद द रेस्ट, और ऊपर से नीचे की तरफ मिस्थीनिया ग्रेविस वर्स एंड विद रिपीटेड यूज बट लैम्बर्ट ईटन इंप्रूव विद यूज एंड लिंक टू द स्मॉल लंग कार्सिनोमा। अब नीचे लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, अब तीनों चीज़ों तीनों बीमारियों को आपने अच्छे से देखना है। नीचे पार्किंसन अल्जाइमर्स डिजीज भी आपकी आ रही है जो कि इंटरेस्टिंग है। लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि आपकी जो कैल्शियम चैनल एंटीबॉडीज़ हैं उनकी वजह से हो रही होती है, यानी कि आपकी जो प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ की वजह से जो है वो हो रहे होते हैं, यानी कि एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज आपका कम हो रहा होता है, जिससे आपकी जो प्रॉक्सिमल वीकनेस है उसकी प्रॉक्सिमल मसल है उसकी वीकनेस हो रही होती है, और रिपीटेड एक्टिविटी से जो आपका एसिटाइल कोलिन है वो आपका रिलीज होता है और टेम्परेरी तौर पे इंप्रूव होता है। मस्थीनिया ग्रेविस जो है वो आपकी रेस्ट की कंडीशन में आपका ठीक होता है। लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम जो है वो आपका एक्टिविटी के अंदर जो है वो आपका ठीक होता है। इसलिए वीकनेस जो है वो एक्सरसाइज के बाद आपकी बेटर हो जाती है लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम के अंदर। इंप्रूव आफ्टर रिपीटेड इंप्रूवमेंट इज द लैम्बर्ट ईटन, वर्सन विद यूज इज द मिस्थेनिया ग्रेविस, और ये मोस्ट कॉमनली आपकी स्मॉल लंग कार्सिनोमा की वजह से जो है वो आपको देखने को मिल रही होती है। पार्किंसन डिजीज के अंदर क्या होता है? कॉग विल रिजिडिटी, ये तो आपको रिजिडिटी का लफ्ज़ तो आपके माइंड में पक जाना चाहिए कि वो आपका पार्किंसन डिजीज है। सो डोपामिन की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है। जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है उसके जो डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स है वो आपका डीजनरेट जो है वो हो जाते हैं, और डोपामिन डेफिशिएंसी जो है वो मूवमेंट आपकी स्लो हो जाती है, रिजिड हो जाती है, इसलिए जो है वो आपको रेस्टिंग ट्रेमर, ब्रैडिकार्डिया, रिजिडिटी और जो है वो आपको शफलिंग गेट आपको जो है वो नजर आ रहे थे। तो सारे सिम्टम जो है वो आपने यहाँ से देखने। तो रेस्टिंग ट्रेमर, पार्किंसन, एक्शन ट्रेमर दैट इंप्रूव विद अल्कोहल इज अ एसेंशियल ट्रेमर। फिर इसके बाद आ जाता है आपका अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ आपका प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ होती है, जिसके अंदर आपको मेमोरी और आपकी जो कॉग्निशन होता है वो जो ग्रेजुअली वो आपका डिक्लाइन हो जाता है, यानी इनिशियली आपका रिसेंटली जो है वो आपको मेमोरी इफेक्ट हो जाता है, फिर आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं या पर्सनैलिटी है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, और एल्डरली जो डेमेंशिया होता है वो आपका कॉमन कॉज होता है। तो प्रोग्रेसिव डेमेंशिया विद मेमोरी लॉस, इसके अंदर कोई डोपामिन जो होता है वो आपका हाई होता है, लो नहीं होता है। पार्किंसंस के अंदर आपका जो है वो कम होता है। अगर आपने वो पेज देखा ना, वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी होगा कि जितने भी ACTH है, गैबा है, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाई हुई हैं। तो अडल्टली पेशेंट के अंदर होता है विद ग्रेजुअल मेमोरी डिक्लाइन एंड इम्पेयर्ड डेली फंक्शन। तो ग्रेजुअल क्रोनिक डेमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज, एक्यूट फ्लक्चुएशन कन्फ्यूजन इज डेलिरियम। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस का क्या मतलब होता है कि आपको जो सेंट्रल सेरेब्रल फ्लूइड है उसका जो प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज से आपका मतलब आपको जो प्रेशर है वो आपको ज़्यादा हो जाए, यानी कि जो आपके वेंट्रिकल्स हैं वो आपके इनलार्ज है। तो वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट काजिंग गेन प्रॉब्लम, चलने फिरने में, डायमेंशन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, वेट वॉबली वैकी। 3 Ws की कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं वेट वॉबली एंड वैकी। अब इसके अंदर आपके जो नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, लेकिन आपको जो सेंट्रल सेरेब्रल फ्लूइड प्रेशर होता है वो आपका हाई भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। लेकिन वेंट्रिकल इनलार्ज होने की वजह से जो नियर बाय स्ट्रक्चर्स होते हैं, पाथवे होते हैं, वो आपके कंप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वेट वॉबी वैकी यानी कि आपको गेट डिस्टर्बेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और डेमेंशिया जैसी कंडीशन आपको देखने को मिल रही होती है। तो गेट प्रॉब्लम फर्स्ट, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज NPH, मेमोरी लॉस फर्स्ट इज इक्वल टू अल्जाइमर्स, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। हंटिंगटन डिजीज़ क्या होती है? इसके अंदर आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसके अंदर आपकी जो बेजल गैंग्लिया उसकी डिजेनरेशन होना स्टार्ट हो जाती है। अब बेजल गैंग्लिया की जब डिजेनरेशन होती है तो उसकी वजह से आपको वेरी इंपॉर्टेंट कोरिया जो है वो मैं आपको अब तक के अंदर बड़े डिटेल से पढ़ा चुका हूँ कि कोरिया बिहेवियर चेंजेस या कॉग्निटिव जो है वो डिक्लाइन आपको देखने को मिल रही होती है, और मोस्ट कॉमनली फैमिली हिस्ट्री जो है वो आपकी मोस्ट जो है वो कॉमन होती है। ठीक हो गया?
तो ऑटोसोमल डोमिनेंट न्यूरोजेनेटिक डिजीज विद कोरिया, साइकेट्रिक सिम्टम्स, फैमिली हिस्ट्री, कोरिया विद बिहेवियर चेंज, हंटिंगटन, ब्रेडिकानेजिया, रेस्टिंग ट्रेमर, पार्किंसन, विया विद रिजिडिटी। एएलएस, एएलएस के अंदर आपके जो अपर मोटर न्यूरॉन है या लोअर मोटर न्यूरॉन है, दोनों जो है वो क्या होते हैं, डिजेनरेटिव होते हैं, ठीक है। तो आपको अपर एंड मोटर जो लोअर मोटर न्यूरॉन है उसकी डिजेनरेशन होती है विद प्रिजर्व सेंसेशन, यानी कि आपकी जो सेंसेशन होती है वो आपकी क्या होती है, प्रिजर्व होती है, लेकिन उसकी जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, अपर एंड मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो आपके क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वीकनेस, फेसिकुलेशंस, हाइपर रिफ्लेक्सिया, मसल वेस्टिंग, वो आपको जो है वो एक साथ हो सकते हैं, लेकिन सेंसेशन आपकी यूजली प्रिजर्व रहती है, जिसको जो है वो न्यूरोपैथी से जो है वो आप सेपरेट कर सकते हैं। तो वीकनेस, ये सारी सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे थे। तो प्रिजर्व सेंसेशन विद अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, साइंस इज इक्वल टू एएलएस। अगर सेंसरी लॉस हो तो आप न्यूरोपैथी कॉर्डियन को सजेस्ट करना होता है। फिर आ जाता है आपका बेल्स पॉल्सी। बेल्स पॉल्सी के अंदर वो कहता है कि आपकी जो फेशियल नर्व की जो लोअर मोटर न्यूरॉन आपको देखने को मिलता है, आपकी जो फेस होता है ना, फेस वो एक साइड से गिर जाता है। तो लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल नर्व पॉल्सी, होल हाफ ऑफ द फेस वीक इंक्लूडिंग फोरहेड, आपका एक साइड का फेस जो है नीचे हो जाता है। और वो जब ये लोग बात करते हैं ऐसे बात कर रहे होते हैं कि उनकी जो एक साइड होती है वो आपकी गिर जाती है, ठीक है। तो पेशेंट का जो फोरहेड होता है उसके अंदर रिंकल्स जो है वो नहीं आ रहे होते और आइज जो है वो क्लोज करने के अंदर प्रॉब्लम आ रही होती है। फोरहेड इन्वॉल्व इज बेल्स पॉल्सी एंड फोरहेड स्पीयर्ड इज अ स्ट्रोक या अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स। ये इतने इंपॉर्टेंट क्लूज हैं कि एक अगर फोरहेड पूरे सिम्टम्स देखिए, फोरहेड स्पेड कर दे तो आपने स्ट्रोक या अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स की तरफ जाना होता है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया क्या होता है? ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया आपकी क्रेनियल नर्व 5 होती है, क्रेनियल नर्व 5 ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से, उसकी इरिटेशन की वजह से आपको सीवियर फेशियल पेन होता है। फेशियल जो सा पेन आपको होता है जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल शॉक जैसा जो सा महसूस हो रहा होता है, ठीक है ना। और टच, या आप जब ये चबाते हैं ना चीज़ों को, ये ब्रश करते हैं, तो उसके अंदर आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। एक फेमस स्टार है सलमान खान, उनको जो है वो आपको ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की जो है बीमारी थी, जो वो एक्सप्लेन भी करते हैं कि उनको एक खाना खाते हुए भी एटलीस्ट भी 5 से 6 मिनट जो है वो लग जाते थे, ठीक है। तो अटैक जो है वो शॉर्ट होता है, लेकिन इतना सवियर होता है इसकी जो है वो, मैंने एक आर्टिकल वगैरह पढ़ रहा था, तो बहुत सवियर पेन होता है इसका। तो ब्रीफ इलेक्ट्रिक अटैक ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, कांस्टेंट लोकल टूथ पेन इज अ टेंडर पैथोलॉजी। अब आ जाते हैं माइग्रेन। माइग्रेन के अंदर क्या होता है, और ये हेडेक्स, वाओ, हेडेक्स के जो टॉपिक्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। माइग्रेन के अंदर क्या होता है, रिकरेंट जो है वो आपको न्यूरोवेस्कुलर आपको जो है वो हेडेक होता है, यानी कि होता है यूनिलेटरल थ्रोम्बिंग पेन है। क्या होता है, यूनिलेटरल थ्रोम्बिंग पेन, पर्सनल हेल्थ विद नोजिया एंड वॉमिटिंग, यूनिलेटरल थ्रोम्बिंग हेडेक, फोबिया, नोजिया एंड। अब इसके अंदर आपको जो स्ट्रेस होता है या लैक ऑफ स्लीप है या फूड हार्मोनल चेंजेस जो सा उनके अंदर आपको देखने को मिल रहा होता है। तो रिकरेंट हेडेक आपका माइग्रेन होता है। वर्स्ट हेडेक जो सा लाइफ होता है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया, सब आर्कनाइट हेमरेज होता है। इसके अलावा क्लस्टर हेडेक क्या होता है? क्लस्टर हेडेक जो है वो स्फीयर होता है, यूनिलेटरल होता है, लेकिन यूनिलेटर ऑर्बिटल हेडेक होता है विद ऑटोनॉमिक सिम्टम्स। ऑटोनॉमिक सिम्टम जैसे आपकी लक्रीमेशन होगा, रेनोरिया होगा, रेनोरिया हो गया, या आपके आइज़ हैं वो रेड हो जाती हैं, तो उसमें जो है वो आपको क्लस्टर हेडेक देखने को मिल रही है। आँख के इर्द गिर्द जो है वो आपको शदीद पेन आपको देखने को मिल रहा है। माइग्रेन में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो अटैक जो है वो क्लस्टर में जो है वो आते हैं, यानी कॉमनली जो है वो आपका आते जाते होते हैं। तो मेल प्लस सीवियर पेन, लैक्रिमेशन, रेनोरिया, आई फेयरिंग, रेडनेस, शॉर्ट अटैक्स इज अ क्लस्टर, फोटोफोबिया, नोजिया विद लॉन्गर अटैक इज टू द माइग्रेन, जो हम आप ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। क्लस्टर हेडेक के अंदर आपको क्लस्टर यानी कि आना जाना जो है वो लगा रहता है। फिर आपका जाता है टेंशन हेडेक। सबसे कॉमन और प्राइमरी हेडेक होता है मोस्टली आपके रोज़ के चीज़ों की वजह से, आपने टेंशन ली, स्ट्रेस लिया, आपने काम किया, फटीग हुआ, उसकी वजह से आपको जो है वो टेंशन हेडेक देखने को मिल रहा होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होता है कि इट इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़, पेरिफेरल जो नर्व्स को जो है वो डैमेज कर रही होती हैं, और मेटाबॉलिक और वेस्कुलर जो है वो इंजरी आपको देखने को मिल रही होती है। अब पेशेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, बर्निंग फील। अब पेशेंट को पता ही नहीं होता कि वो आप सर्दियों के अंदर जब आग के आगे अपने पाँव वगैरह रख रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपको आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि उनके पाँव जल जाते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता और उनको रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो ग्लव्स, स्टॉकिंग, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड डर्माटोमल पेन इज रेडिकुलोपैथी, इसको आप छोड़ दें। फिर आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन ट्यूमर
एब्सेस, डिस्क प्रोलैप या ट्रॉमा, ये जितनी भी कंडीशन है उसकी वजह से हो सकता है। कॉर्ड प्रेशर काजिंग मोटर सेंसरी ब्लेडर बॉल सिंड्रोम, यानी कि जब आपके स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन होती है उसकी वजह से आपको मोटर वीकनेस, सेंसरी लॉस या ब्लेडर की जो डिसफंक्शन है आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है देखने को मिल रहा होता है। अब बैक पेन के साथ साथ अगर यूरिनरी सिम्टम्स है तो इट इज एमरजेंसी साइन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। तो बैक पेन, वीकनेस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज अ साइन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। अच्छा, फिर आ जाता है ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम। ब्राउन सिक्योर्ड स्पाइनल कॉर्ड या स्क्वाड सिंड्रोम में स्पाइनल कॉर्ड के हाफ मतलब आधे साइड की जो है वो इंजरी हो जाती है। उस इंजरी की वजह से आपकी जो सेम साइड होती है उसकी मोटर और जो वाइब्रेशन होती है या आपकी जो प्रोप्रियो सेक्शंस होती है वो आपकी या आपकी जो मोटर या सेंसेशन वाइब्रेशन है वो आपकी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसकी जो अपोजिट साइड होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो आपका लॉस हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इप्सिलेटरल मूवमेंट, एक साइड की जो मोटर वाइब्रेशन है वो लॉस हो जाती है, लेकिन जो दूसरी साइड होती है उसके अंदर आपको पेन और टेम्परेचर जो है वो आपका खत्म हो जाता है। यानी कि मसला एक चीज़ में आ रहा है, यानी कि एक जगह में आपको वाइब्रेशन वगैरह लॉस हो रही है, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर आपका अगर आप वो उसको चूंटी मारेंगे या आपको वो देंगे तो आपको जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको जो था उसके अंदर आपको लॉस देखने को मिल रहा होगा। अब सो स्प्लिट इफेक्ट इन टू साइड इज द ब्रॉड स्क्वाड, कंप्लीटली कॉर्ड इंजरी इफेक्ट बोथ साइड द ब्लोन इंजरी। अगर कंप्लीट कॉर्ड इंजरी है तो आपको दोनों साइड्स की जो है वो लीजन्स देखने को मिलेंगे। सिरिंगोमाइलिया, सिरिंगोमाइलिया के अंदर क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के जो सेंट्रल कैनाल होता है, यानी कि सेंट्रल कैनाल, उसके अराउंड जो कैविटी है वो बन जाती है। क्या हो जाती है? स्पाइनल कॉर्ड के जो सेंट्रल कॉर्ड कैनाल है उसके अराउंड कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है। अब ये क्या कर रही होती है, जो आपके जो स्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स होते हैं जो क्रॉस कर रहे होते हैं उस जगह से, उनको क्या कर देती है? डैमेज। उसके बाद आपको जो पेन और टेम्परेचर है जो आपको कैरी कर रहे होते हैं वो आपको फील नहीं होते। तो सेंट्रल कैनाल डैमेज क्रॉसिंग पेन टेम्परेचर फाइबर्स, ठीक है, किसके? स्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स। तो कैप्स लाइक loss of pain, temperature over shoulder and arms, pain, temperature loss, preserved vibration, fine touch and early is a syringomyelia, very important. रिंग के इंसेफ्लोपैथी, इसके अंदर क्या होता है? आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि डीजा थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है। मोस्टली अल्कोहलिक या मालन्यूरिश पेशेंट्स होते हैं तो ब्रेन इंजरी जो ब्रेन की एनर्जी है वो आपकी मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्लासिकल उसके अंदर आपको कन्फ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया विद अल्कोहल एंड मालन्यूट्रिशन पेशेंट। तो आपने थायमीन देना होता है बिफोर ग्लूकोज फर्स्ट कन्वर्सन द रिंग। ये मैंने आपको डिटेल के अंदर जो है वो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। बीपीवी भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑप्था के अंदर। ये अभी कल जब मैं आपको एमसीक्यूज पढ़ा रहा था ईएनटी के अंदर तो आपको मैंने बीपीवी बहुत अच्छे से पढ़ाया। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस भी मैंने जो है वो आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑफ इट फॉर द न्यूरोलॉजी। और इसके अंदर जो एनाटॉमी के अंदर जो ट्रैक्ट्स हैं ना, जो ट्रैक्ट्स के टॉपिक्स हैं वो आपने सिर्फ एक दफ़ा देख लेना, बाकी हर चीज़ जो है वो आपको मैंने इसके अंदर जो है वो कवर करवा दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के। 43 टॉपिक्स मैंने पिक किए हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो हमने उसको स्टार्टिंग फ्रॉम एज यूजुअल स्टेबल एंजाइना के पैथोमा के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्लिनिकली ही आपके पास प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ना, फिजियोलॉजी की तरफ अगर मैं जाऊँगा तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं या टॉपिक्स हैं वो आपके मिस हो जाएंगे। मोस्टली चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह यहीं पे ही कवर हो जाएंगी, लेकिन जो रैपिड रिवीजन है आपने अगर वो नहीं पढ़ी हुई तो आप एक दफ़ा पढ़ लेना कार्डियोवास्कुलर की। वहाँ पर मैंने फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फार्माकोलॉजी मैंने जो रैपिड रिवीजन है लॉन्ग उसमें बहुत अच्छी करवाई हुई है। यहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस आपकी मेडिसिन और प्लस बेस जो पैथोमा है उसके ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। मोस्टली बच्चों ने जो मुझे ये बात की थी। स्टेबल एंजाइना क्या होता है कि स्टेबल एंजाइना के अंदर आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है उनके अंदर जो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? नैरो हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो छोटी हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जब एक्सरसाइज हम जब वॉक वगैरह कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो हार्ट को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, राइट। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो उस वजह से जो है वो हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इट इज़ एक्सर्शनल चेस्ट पेन ड्यू टू फिक्स्ड कोरोनरी नैरोइंग, ठीक है। इसके अंदर कोई थ्रम्बस की फॉर्मेशन वगैरह नहीं होती, 70% होती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर वो कंप्लीट नहीं होती, ठीक है, जिस तरह से हमारा एमआई के अंदर होता है। तो इसके अंदर चेस्ट पेन होगा ऑन एक्सर्शन एंड रिलीव बाय रेस्ट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अनस्टेबल एंजाइना आपका रिवर्स होता है। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर जो कोरोनरी प्लाक है वो आपका जो है वो अनस्टेबल जो है वो हो जाता है, और जो ब्लड फ्लो होता है वो सडनली आपका कम हो जाता है। वहाँ पे आपके जो है चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं, थ्रम्बस की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस की जो है वो कंडीशन भी हम कह रहे होते हैं।
तो पेन या रेस्ट के ऊपर भी जो है वो आपको पेन जो है वो देखने को मिल रहा होता है। तो दोनों में आपको जो है वो आपको देखने को मिल रहा होता है। लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये है कि इसके अंदर जो ट्रोपोनिन का लेवल है वो आपका क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, तो नॉर्मल ट्रोपोनिन है, लेकिन आपको पेन हो रहा है ऑन रेस्ट के ऊपर भी और चलते फिरते भी, तो वो आपका अनस्टेबल एंजाइना है, लेकिन आपको जो कार्डिक एंजाइम या जो फाइंडिंग्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। फिर आ जाता है एनस्टेमी, यानी कि नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफॉक्शन। मायोकार्डियल इंफॉक्शन विदाउट एसटी एलिवेशन भी अनस्टेबल एंजाइना में होती है, लेकिन इसके अंदर आपको जो क्या कहते हैं अपना चेस्ट पेन होगा, ट्रोपोनिन इसके अंदर रेज्ड होगा, लेकिन एसटी जो से डिप्रेशन होगा, या आप जिसे टी वेव की इन्वर्जन कहते हैं। स्टेमी जो है वो एक अलग सी कंडीशन है जिसके अंदर आप जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर ऑलमोस्ट जो पूरी आर्टरी जो होता है वो आपकी 100% जो सी वो आर्टरी क्या हो जाती है, आपकी ब्लॉक्ड हो जाती है। ठीक है, 100 जो जब आर्टरी ब्लॉक होगी तो आपकी जो ब्लड सप्लाई वो आपकी रुक जाएगी। हार्ट जो है वो मसल्स की जो फुल जो थिकनेस एरिया वो आपका डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से इसी के ऊपर आपको एसटी एलिवेशन और ब्लड टेस्ट के अंदर आपको ट्रोपोनिन हाई, ट्रोप्टी और आई जो है वो हाई नजर आते हैं। ठीक है, इज अ क्रशिंग चेस्ट पेन, एसटी एलिवेशन एंड हाई ट्रोपोनिन। और इसके अंदर क्या होता है, स्टेमी नीड्स अर्जेंट रिपरफ्यूजन ओनली, नॉट ओनली स्टेबल एंजाइना ट्रीटमेंट। फिर आ जाता है आपका पेपिलरी मसल रैप्चर। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कुछ दिन बाद आपके जो पेपिलरी मसल्स होते हैं, जिन्होंने आपके जो लंग्स हैं, जिनकी जो हार्ट है उसकी पंपिंग के अंदर जो है वो मदद कर रहे होते हैं, तो वो रैप्चर हो जाते हैं। जब रैप्चर होते हैं तो जो मिट्रल वॉल को जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो अब मेजरली जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वॉल्व है ऐसे, तो इस तरीके से जो है वो अटैच होते हैं इनके ऊपर। अगर आपके पास 3D इमेज आप देख सकते हैं तो आप वहाँ पे आपको पेपिलरी मसल जो है वो बहुत अच्छे से दिखाई देगा। तो जब ये रैप्चर होते हैं तो आपको जो मिट्रल वॉल है वो प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं होता, जिसकी वजह से वो खुला रहता है और मिट्रल वॉल की जो है वो रिगर्जिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे मिट्रल रिगर्जिटेशन जिसे हम कहते हैं वो स्टेडली डेवलप हो जाती है। अब इससे आपका पल्मोनरी एडिमा और सीवियर डिस्पनिया हो जाता है, क्योंकि आपका जो ब्लड होता है वो थ्रू मिट्रल वॉल्व आपका ऑर्टिक वॉल्व के अंदर आ रहा होता है। मिट्रल रिगर्जिटेशन होगी तो ब्लड दोबारा से जो है वो पल्मोनरी जो लंग्स है उसके अंदर जो है जाएगा। ठीक है, सो पोस्ट एमआई कॉम्प्लिकेशन यूजिंग acute mitral regurgitation, so 3 to 7 days after MI with pulmonary edema and new systolic murmur. So how beautifully they gives us a clue of new systolic murmur. Mitral regurgitation murmur radius to axilla and ventral septal defect rupture give harsh murmur at the left sternal border. डिफरेंट कंडीशन। नो VSD, व्हाट इज़ VSD? इट इज़ अ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी कि जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद आपका जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वेंट्रिकल्स के दरमियान के अंदर वो वीक हो जाता है और रैप्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एंड रैप्चर भी हो जाता है। इसलिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसका जो ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर एबनॉर्मली जो है वो फ्लो कर रहा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक, हार्ट फेलियर और न्यू हार्श मर्मर, हार्श सिस्टोलिक मर्मर, न्यू हार्श मर्मर जो है उसके साथ प्रेजेंट कर रहा होता है। सो पोस्ट MI सेप्टल रैप्चर कॉजिंग लेफ्ट टू राइट शंट 3 to 7 days after MI, which introduce us to the harsh holosystolic murmur plus shock. ठीक है, फ्री वॉल रैप्चर क्या होता है कि पोस्ट MI रैप्चर काजिंग कार्डिक टेम्पोनाड। अब फ्री वॉल रैप्चर के अंदर आपको कार्डिक टेम्पोनाड यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद आपको जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल है उसको जो है वो रैप्चर हो जाते हैं और ब्लड जो है वो पेरिकार्डियल सैक के अंदर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे कलेक्ट होना जाता है? पेरिकार्डियल सैक। तो पेरिकार्डियल सैक के अंदर जो है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी जो है वो डैमेज जो हार्ट टिश्यूज होते हैं उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बनाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से आपको कार्डियक टेम्पोनाइट जो है वो डेवलप हो जाता है, क्योंकि आपका फ्लूइड वहाँ पे जो है जमा हो जाता है और हार्ट जो होता है वो आपका सही प्रॉपर तरीके से फील नहीं कर पाता, जिससे आपको सडन हाइपोटेंशन और जो है वो कोलैप्स की जो है वो हिस्ट्री देखने को मिल रही होती है। 3 to 7 days आफ्टर MI हाइपोटेंशन, JVD एंड मफल्ड हार्ट साउंड, एंड जो आपकी कार्डियक टेम्पोनाइट का इंपॉर्टेंट जो है वो क्लू होता है। ड्रेसलेस सिंड्रोम क्या होता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के वीक्स बाद हफ्ते बाद जो है वो आपका ऑटोइम्यून पेरिकार्डाइटिस के होने के जो है वो चांसेस हो जाते हैं। तो ऑटोइम्यून पेरिकार्डाइटिस वीक्स आफ्टर MI, तो बॉडी जो डैमेज हार्ट टिश्यूज होते हैं उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बना देती है, जिससे आपको फीवर, प्लूरेटिक चेस्ट पेन और पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरिकार्डियल रब या पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब आपको जो है वो देखने को मिल रही होती है ना। ड्रेसलेस सिंड्रोम या एक्यूट जो पेरिकार्डाइटिस की हिस्ट्री होती है उसके अंदर आपको पेरिकार्डियल रब जो है वो देखने को मिल रहा होता है। ठीक है ना। सो डेज आफ्टर MI इज अ मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन एंड वीक्स आफ्टर MI इज इक्वल टू पेरिकार्डाइटिस या ड्रेसलेस सिंड्रोम। फिर आपका आ जाता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, वेरी इंपॉर्टेंट। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होता है कि आपको जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है वो प्रॉपरली तरीके से पंप नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो पंप के अंदर जो ब्लड के अंदर चला जाता है बैकअप होकर, जिसकी वजह से आपको पल्मोनरी कंजेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर काज पल्मोनरी कंजेशन, यानी कि लंग्स के अंदर जो है वो कंजेशन का जो सिस्टम है वो आपको देखने को मिल रहा होता है, जिसकी वजह से सांस लेने में आपको मसला हो रहा होता है। ऑर्थोपनिया या
आपको जो पेशेंट होता है रात को जो है उसको सांस फूलने की वजह से जो है वो उठ सकता है बिकॉज ऑफ फ्लूइड बैक टू द लंग्स। और उसी की वजह से आपको पता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर इज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ द फ्लूइड बैक अप टू द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स इट गोज टू द राइट साइडेड ऑफ द हार्ट एंड फ्रॉम द राइट साइड इट में गोज डाउन टू द inferior vena cava and jugular venous and it may enlarge the size of the veins as well as the liver। ठीक है, तो इसलिए डिस्पनिया, ऑर्थोपनिया, PND एंड पल्मोनरी एडिमा इज द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर इज द राइट वेंट्रिकुलर फेलियर काजिक सिस्टेमिक वेनस कंजेशन जो मैंने अभी आपको बताई है, और इसके मोस्ट कॉमन आपके काज राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है। तो JVD जगुलर वेनस डिस्टेंशन हिपैटोमेगाली एंड पेरिफेरल एडिमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप बिकॉज ऑफ इंफीरियर वेना केवा के अंदर जब ब्लड बार जाता है तो वो आपके ऑर्गन्स को साथ साथ आपके जो नीचे हैं वो एडिमा होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो पल्मोनरी एडिमा इज इक्वल टू लेफ्ट हार्ट फेलियर, JVD एसाइटिस लेग एडिमा इज इक्वल टू राइट हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर जो होता है उसके अंदर जो सिस्टेमिक हार्ट फेलियर होता है जिसमें आपको जो वेंट्रिकल होता है वो आपका वीक हो जाता है और प्रॉपर्ली जो है वो कंट्रैक्ट नहीं करता। तो जो फ्रिक्शन होती है, इजेक्शन फ्रिक्शन जो होती है हार्ट फेलियर के अंदर, तो वो हमने देखनी होती है। तो जो इसकी वजह से इजेक्शन फ्रिक्शन जो होता है वो आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है बिकॉज आपका हार्ट फेलियर हो रहा है, हार्ट जो है वो पंप सही तरीके से नहीं कर रहा, बॉडी को ब्लड नहीं मिल रहा, तो इजेक्शन फ्रिक्शन इजेक्शन करना, बाहर भेजना, उसकी क्या होती है, लो होती है। तो इसमें जो हार्ट होता है वो आपका डायलेट हो जाता है, आपका हाइपोट्रॉफी होने के जो चांसेस आपको देखने को मिल रहे होते हैं। तो पेशेंट फटीग, डिस्पनी और फ्लूइड ओवरलोड के साथ जो है वो प्रेजेंट करता है। तो सिस्टेमिक हार्ट फेलियर विद लो इजेक्शन फ्रैक्शन, सो इट इज अ डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। देखिए डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकुलर तो आपको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर इनके अंदर भी देखने को मिलता है। लेकिन देखिए कॉमन सी चीज़ें होती हैं कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्या उससे क्या वो, अब देखें ना फिजियोलॉजिकली अगर वो आपसे इजेक्शन फ्रैक्शन पूछता है कि यार पेशेंट आपका प्रेजेंट हुआ है, इसको डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, तो उसके बताएं इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस होगी या ज़्यादा होगी, तो उसी तरीके से जो है वो आपने बताना होता है। और डायरेटिक रिलीफ सिम्टम्स, अब सारी बात है जब आपके फ्लूइड जो है वो बिल्टअप हो रहा है, ब्लड बिल्टअप हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए डायरेटिक्स होते हैं ताकि फ्लूइड हमारी बॉडी से निकल जाए। तो मोर्टेलिटी बेनिफिट कम फ्रॉम ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, MRA, CGLT2 इनहिबिटर, ये सारी चीज़ें जो होती है उसमें हेल्प आउट कर रही होती है आपके सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है आपका कि हार्ट फेलियर के अंदर आपका जो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है, ये था आपका सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। ये क्या है आपका सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, ये आपका क्या है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो वेंट्रिकल है वो स्टिफ हो जाता है, सख्त हो जाता है और प्रॉपरली फील ही नहीं होता। मतलब जब प्रॉपर फील ही नहीं होगा तो सारी बात है जो उसका फीलिंग रेट है वो आपको क्या होगा, पुअर होगा। लेकिन जो इजेक्शन है वो आपको नॉर्मल होता है। यानी कि आपका एल्डरली पेशेंट जब आपके प्रेजेंट करता है विद हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, क्रोनिक हाइपरटेंशन, तो उसके अंदर आपको डायस्टोलिक हार्ट फेलियर यानी कि ब्लड का कम आना, बात यह है जितना आ रहा है वो निकल रहा है, जितना आ रहा है वो निकल रहा है, बट बॉडी जितनी डिमांड रख रही है उतना नहीं आ रहा। बट राइट नाउ देयर इज अ टॉक अबाउट इजेक्शन फ्रैक्शन कि कितना ब्लड आ रहा है और कितना बॉडी से निकल रहा है, दिस इज नॉर्मल, बट फीलिंग कम हो रही है विथ प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। So elderly patient, hypertensive female with a history of heart failure symptom with normal ejection fraction is a heart failure, diastolic heart failure. हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इज व्हाट कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर आपको जो ब्लड प्रेशर है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपका ऑर्गन जो है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले आपको ब्रेन, जिसमें आपको आईसी ब्लीड देखने को मिल रहा होता है, किडनी, हार्ट, लंग्स आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब इसके अंदर जो है वो BP हाई नहीं होता, आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, आपकी कोई शरीयान की नर्व फंस सकती है, आपको फट सकती है, आपको एपिस्टैक्सिस की कंडीशन होना देखने को मिल सकती है, आपके क्या कहते हैं अपना ऑर्गन जो है वो डैमेज होने के चांसेस जो ज़्यादा होते हैं। तो दिस इज अ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। आर्टिक डिसेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द ब्लड प्रेशर चेक कि आपकी जो अपर लिम्ब है और लोअर लिम्ब है उसके अंदर क्या जा रहा है। तो आर्टिक डिसेक्शन के अंदर जो एओर्टा होता है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसके अंदर टेयरिंग हो जाती है, फट जाता है, और ब्लड वॉल्व की जो लेयर होती है वो बीच से जो है वो एंटर करता है, मतलब कि जो फेक जोन सी वो एंट्री होती है वो आपको देखने को मिल रही होती है। तो स्वेयर जब आपकी वो टेयरिंग होती है तो आपको स्वेयर टेयरिंग चेस्ट पेन जहाँ पे भी आप पढ़ेंगे टेयरिंग चेस्ट में रेडिएटिंग टू द बैक इज अ आर्टिक डिसेक्शन एंड इट इज अ अनइक्वल आर्म बीपी कि आपका जो अपर लिम्ब के जो एक साइड का जो बीपी है और दूसरे साइड के जो एक साइड पे आपको पल्स मिलेगी और दूसरे साइड पे आपको पल्स नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड। तो अनइक्वल आर्म बीपी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू आपने जो है इसको याद रखना है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका आर्टिक स्टेनोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दो। सो
ऑर्टिक स्टेनोसिस के अंदर आपका जो ऑर्टिक वॉल होता है वो नैरो हो जाता है, स्टीनोज्ड हो जाता है। जब स्टीनोज हो जाता है तो इसलिए आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, बिकॉज आपका ऑर्टा स्टीनोज हो गया, सिकुड़ गया, तो सारी बात है ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, तो वेंट्रिकुलर ब्लड जो है वो ऑर्टा के अंदर जो भेजने के लिए वो आपका ज़्यादा फोर्स लगा रहा होता है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, ब्लड वहाँ पे जमा हो जाता है। द क्लासिकल सिम्टम इज सिनकोप, ब्लड प्रॉपरली तरीके से आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा होता, आप जब उठते हैं खड़े होते हैं तो आपको बॉडी को सही तरीके से ब्लड नहीं मिलता, आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, ठीक है। सो इट मे लीड्स टू द angina और dyspnea condition. So narrow aortic wall causing left ventricular outflow obstruction. So syncope, angina, dyspnea, very important. Systolic murmur radiating to the carotid, very important point. Please, very important point. Note it. ठीक है, देखें ऑर्टिक स्टेनोसिस में वो कहता है सिस्टोलिक कार्डियक रेडिएशन, आर्टिक रेडिएशन में डायस्टोलिक मर्मर विद वाइड पल्स प्रेशर, वाइड पल्स प्रेशर, क्योंकि साफ सी बात है आपको जो पल्स है आपको एक साइड पे जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगी और एक साइड पे आपको कम मिलेगी, अनइक्वल जो है वो होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 इज अ ऑर्टिक रीगर्जिटेशन। ऑर्टिक रीगर्जिटेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा होता है, बैक फ्लो फ्रॉम द आउटर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग डायस्टोल। सो इसके अंदर वाइड पल्स प्रेशर विद बाउंडिंग पल्स, देखें एक पॉइंट से आप को सारे क्लासिकल सिम्टम्स, नॉन क्लासिकल सिम्टम मिलते हैं, लेकिन एक क्लासिकल सिम्टम ऐसा होता है जिस पर आप पिक करके फ़ौरन से आप जो है वो एमसीक्यूज लगा सकते हैं। ये जो क्लूज होते हैं ना, देखिए रजिस्ट्रेशन, ये जो हमारा एनआरई का रजिस्ट्रेशन एग्जाम होता है, इसमें मैंने भी अपनी गलती ये की थी सबसे कि मैंने पता नहीं क्या समझ लिया था कि यार पता नहीं कोई यूएसएमएल टाइप पेपर होगा, मैं अब 6 लाइनें पढ़ूंगा और उसके बाद उसको आंसर करूंगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक क्लू चाहिए आपको, एक क्लू चाहिए टॉपिक के अंदर से, आप उस क्वेश्चन को 1 सेकंड के अंदर हल करते हुए नेक्स्ट पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपने करना है। अर्ली डायस्टोलिक मर्मर इज अ क्लासिकल क्लू ऑफ द ऑर्टिक रिगर्जिटेशन। तो इसके अंदर वाइड पल्स प्रेशर हमें पॉइंट करता है ऑर्टिक रिगर्जिटेशन को, नॉट ऑर्टिक स्टेनोसिस, ठीक है। ऑर्टिक स्टेनोसिस के अंदर हमें सिस्टोलिक कैरोटिड रेडिएशन जो है वो हमें देखने को मिल रही होती है। नेक्स्ट इज अ मिट्रल स्टीनोसिस। मिट्रल स्टीनोसिस के अंदर आपका जो मिट्रल वॉल्व होता है वो स्टीनोज हो जाता है, मिट्रल वॉल्व स्टीनोज हो जाता है, ठीक है ना। मिट्रल वॉल्व जब स्टीनोज होता है तो जिससे आपके जो लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फ्लो आपको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्टीनोसिस होते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो आपका, लेफ्ट एट्रियम आपका इनलार्ज हो जाता है और उसी की वजह से आपका ब्लड लंग्स के अंदर जा रहा होता है, जिसकी वजह से आपको पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिल रही होती है। इसके अंदर आपकी मोस्ट कॉमन जो सी काज होती है वो रूमेटिक फीवर होती है, ठीक है। सो नैरोड मिट्रल वॉल्व कॉजिंग लेफ्ट आर्टियल रिगर्जिटेशन, ओपनिंग स्नैप very important clue, diastolic rumble and rheumatic fever history. So mitral stenosis is a diastolic, mitral regurgitation holosystolic and radius to axilla. Next आ गया mitral regurgitation, very important point, holosystolic murmur radiating to the axilla. mitral regurgitation के अंदर आपका जो mitral wall होता है प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होता है, एज इट इज ऑर्टिक regurgitation, इसके अंदर जो ब्लड होता है वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका लेफ्ट एट्रियम में वापस आ जाता है और इससे जो है वो लेफ्ट एट्रियम और लंग जो है उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट डिस्पनिया की तरफ जो है वो ज़्यादा चला जाता है। सो दैट्स वाई इसके अंदर हमें होलोसिस्टोलिक मर्मर जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। फिर आपका जाता है मिट्रल वॉल प्रलैप्स। मिट्रल वॉल प्रलैप्स जो होता है उसके अंदर आपकी जो मिट्रल वॉल होता है उसको वो लीफलेट सिस्टोल क्या कहते हैं वो हमें शक्ल जो है वो देखने को मिल रही होती है, बड़ा देखने को मिल रही होती है। तो ड्यूरिंग लेफ्ट एट्रियम की तरफ जो है वो आपका बल्ज करते हैं, तो ऑफन जो है वो यंग फीमेल्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा होता है, जिसकी जो क्लासिकल जो अस्कुल्टेशन है उसके अंदर आपको मिड सिस्टोलिक क्लिक, young patient with a history of mid-systolic click is a classical clue of mitral valve prolapse. तो ये एक छोटी सी चीज़ें होती हैं, आपने जो है वो देखना होता है। राइट नाउ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टैंडिंग या वल्सल्वा मेक्स mitral valve prolapse earlier, louder and squatting make it later and softer. कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप अगर इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें तो। व्हाट इज ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन? ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के अंदर आपके जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो आपका सही तरीके से क्लोज नहीं होता और सिस्टोल के अंदर आपका जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से आपका राइट एट्रियम के अंदर जो है वो वापस आ जाता है। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, नॉट जस्ट लाइक अ ऑर्टिक रिगर्जिटेशन, सो देयर इज अ ट्राइकस्पिड जो है वो आपको रिगर्जिटेशन जो है वो आपको देखने को मिल रहा होता है। सॉरी मिट्रल, तो वो दोनों एक दूसरे के चटे बैठे हैं ना, तो पल्मोनरी वाल्व और ऑर्टिक वाल्व आपस में है, तो उसके अंदर वो सेम टू सेम ऐसी जो है रिगर्जिटेशन होती है, बस इसके अंदर होलोसिस्टोलिक मर्मर लाउडर ऑन इंस्पायरेशन जो है वो आपको सुनने को मिलती है। व्हाट इज हाइपोट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी? वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जो होता है जिसे हम HCM कहते हैं, इसके अंदर हार्ट का जो सेप्टम होता है वो एबनॉर्मल जो है वो थिक हो जाता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो आउटफ्लो होता है वो क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसे हम हाइपोट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जिसके अंदर जो है वो होते होते आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो एक्सरसाइज के टाइम जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो आपको ज़्यादा डेंजरस हो जाती है और यंग एथलीट के अंदर जो है वो सडन डेथ का जो है वो चांस बनती है। तो सडन यंग एथलीट सडन डेथ विद सिस्टोलिक मर्मर
विद सिस्टोलिक मर्मर। सो हुक्म, ये मर्मर इंक्रीज विद स्टैंडिंग वल्सल्वा एंड ऑर्टिक स्टोनरी डिक्रीज विद वल्सल्वा। ठीक है, ये मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ा के आया हूँ। वट इज़ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी? सिंपल, इसके वेंट्रिकल का इलाज हो जाना, वीक हो जाना, पंपिंग एबिलिटी रिड्यूस हो जाना, और इसके अंदर हम डायरेटिक्स जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए जो है वो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर जो है इसके अंदर डेवलप हो जाता है, और अल्कोहल, मायोकार्डाइटिस, डॉक्सीरोबासिन और जो स्टेट होती है जो है वो इसके अंदर आपका इंक्लूड होती है। तो डायलेटेड वीक वेंट्रिकल काजिंग सिस्टोलिक डिसफंक्शन, अल्कोहल, वायरल मायोकार्डाइटिस, डॉक्सीरोबासिन। अब देखिए ये जो इंपॉर्टेंट है आपने याद रखना कि अल्कोहलिक पेशेंट है या वो डॉक्सीरोबासिन जो है वो आपका ऑलरेडी जो है उसकी हिस्ट्री है ड्रग की, तो ये चीज़ें आपने जो है वो देखनी होती हैं। अगर डायलेटेड है तो सिस्टोलिक है विद लो इजेक्शन फ्रैक्शन, अगर रिस्ट्रिक्टिव है तो डायस्टोलिक प्रिजर्व विद इजेक्शन फ्रैक्शन। व्हाट इज रिस्ट्रिक्टिव? डायलेटेड आपने पढ़ लिया विद लो इजेक्शन फ्रैक्शन, ऑफ कोर्स आपका जो ब्लड वो है, आपका हार्ट है, वो आप सही तरीके से पंप नहीं करना। रिस्ट्रिक्टिव के अंदर आपका वेंट्रिकल स्टिफ हो जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन तो आपका नॉर्मल होता है। अभी मैं ऊपर आपको पढ़ा के आया हूँ, अगर रिस्ट्रिक्टिव है तो आपकी फीलिंग तो हो रही है ना, तो वो तो उतना बाहर निकल रहा है, तो स्टिफ वेंट्रिकल विद पुअर फीलिंग पुअर हो रही है, लेकिन प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन आपका बिल्कुल प्रिजर्व होता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर क्या होता है कि हार्ट के जो वॉल्स होते हैं या एंडोकार्डियम होते हैं उसका इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो बैक्टीरियल वॉल जो से होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो वॉल्स के ऊपर जो वेजिटेशंस होते हैं वो बनाना स्टार्ट कर जाते हैं, जिसके अंदर हमें फीवर, मर्मर, एम्बोलिक फिनोमिना, इन्फेक्शन विद फीवर, मर्मर, आईवी ड्रग यूज़ और प्रोस्थेटिक वाल्व। इसके अंदर आपने याद रखना है विद एम्बोलिक फिनोमिना। और रिस्क फैक्टर के अंदर आपको आईवी ड्रग्स जो है वो ज़्यादा जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं। तो आईवी ड्रग यूज कॉमनली अफेक्ट ट्राइकस्पिड वॉल्व, डेंटल डिजीज कॉमनली अफेक्ट लेफ्ट साइडेड वॉल्व्स। तो ये डेंटल की जो डिजीज़ होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक दफ़ा इस टॉपिक को आपने जो मैंने लॉन्ग रैपिड रिवीजन के अंदर पढ़ाए हैं, आपने वहाँ से जो है वो एक दफ़ा कवर कर लेना या बुक से एक दफ़ा देख लेना। acute rheumatic fever also very important। autoimmune complication होती है ग्रुप ए, स्ट्रेप्टोकोकस फेरेंजाइटिस, यानी कि acute rheumatic fever जो है वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस जो है थ्रोट इन्फेक्शन, उसके बाद जो है वो ऑटोइम्यून रिएक्शन की वजह से आपको देखने को मिल रहा होता है। मोस्ट कॉमनली जैसे आपने पोस्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर आपको थ्रोट इन्फेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि कोई थ्रोट इन्फेक्शन होता है, उसके बाद जो है वो पेशेंट जो है वो आपके पास प्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब इन्फेक्शन होने के 2 हफ्ते बाद आपको प्रेजेंट करता है। इसके अंदर भी सेम यही वाली कंडीशन होती है कि ग्रुप ए स्टेप थ्रोट जो इन्फेक्शन है वो आपको देखने को मिल रहा होता है, उसके बाद ऑटोइम्यून रिएक्शन की वजह से आपका ये होता है। तो बॉडी के अंदर जो से एंटीबॉडीज होते हैं वो हार्ट, जॉइंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हार्ट, जॉइंट्स, ठीक है, और ब्रेन टिश्यूज़, ये तीनों चीज़ों के ऊपर जो है हार्ट वो करता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है वो जॉइंट्स को जो है वो हमने रूमेटिक फीवर के अंदर जो है वो पढ़ा जाता है। ठीक है ना, तो इससे आपको कार्डाइटिस, माइग्रेटरी आर्थराइटिस, माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस, कार्डाइटिस एंड रिसेंट सोर थ्रोट की जो है वो हिस्ट्री आपको देखने को मिल रही है। देखें वो यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है। फिर आपका आ जाता है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस में हार्ट की जो आउटर कवरिंग होती है, बाहर वाली कवरिंग यानी कि पेरिकार्डियम, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके अंदर शार्प चेस्ट पेन होता है, बेटर लीनिंग फॉरवर्ड, ये इसका क्लासिकल क्लू है। आपने कभी भी पेरिकार्डाइटिस को आपने एंडोकार्डाइटिस के साथ, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साथ मिक्स नहीं करना। मैं भी मिक्स कर देता था, मैं ये बात नहीं करूँगा कि मैं मिक्स नहीं करता था, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बैक्टीरिया की है, बैक्टीरिया वॉल के ऊपर आपके इफेक्ट कर रहे होते हैं, वेजिटेशन जो है वो बना रहे होते हैं। तो वेजिटेशन की वहाँ पर जो है वो आपने चीज़ पढ़नी है, वेजिटेशन। बट यहाँ पे पेरिकार्डाइटिस के अंदर आपको चेस्ट में होगा लीडिंग, आप आगे झुकने की वजह से आपको जो है वो आपका थोड़ा आपको सुकून जो है वो मिलेगा। और इसके अंदर आपको फ्रिक्शन रब जो है वो आपको देखने को मिले होते हैं। तो पेरिकार्डाइटिस हैज़ डिफ्यूज एसटी एलिवेशन, एमआई हैज़ लोकलाइज एसटी एलिवेशन। कार्डियो टेम्पोराइड के अंदर आपने जो है ये जो बैकस्ट्राइड होता है आपने जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना है कि हाइपोटेंशियल कैविटी और मफल हार्ट साउंड आपको सुनने को मिल रहे होते हैं। आर्टियल फिब्रिलेशन क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके फिब के या टैकीकार्डियाज के होते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन या वेंट्रिकल टैकीकार्डिया या सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसके अंदर क्या फ़र्क होता है? ए फिब के अंदर जो एट्रिया होता है ना वो इरेगुलर और उसके अंदर जो फास्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो जनरेट कर रहे होते हैं। एक तो इरेगुलर कर रहे होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है वो फास्ट होती है, जिसकी वजह से जो पल्स होती है वो इरेगुलर होती है। क्या होती है? इरेगुलर पल्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इरेगुलर पल्स आपको देखने को मिल रही होती है, यानी कि एट्रिया जो है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा जनरेट होती है और एट्रिया जो है वो इरेगुलर होता है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से एट्रिया प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन होती है और स्ट्रोक के जो या रिस्क के जो चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो
एट्रियल फिब्रिलेशन irregular atrial flutter sawtooth appearance supraventricular tachycardia regular narrow complex tachycardia। अब नीचे आ जाए एसवीटी के ऊपर। एसवीटी के अंदर फास्ट रिदम होती है जो वेंट्रिकल के ऊपर से जो है वो आपके स्टार्ट होती है, ठीक है। वेंट्रिकल्स के अंदर आपकी क्या होती है, फास्ट रिदम होती है। रिदम जो है वो यूजुअली आपकी रेगुलर होती है और नैरो कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि जल्दी जल्दी जो है तो पेशेंट को सडन पाल्पिटेशन ऐसे दिल ऐसे जो देश से जो है वो धड़कना स्टार्ट हो जाता है। डिजीनेस और चेस्ट कंफर्ट आपको जो है वो देखने को मिल रहा होता है। सो सडन रेगुलर नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया यंग पेशेंट विद सडन पाल्पिटेशन एंड नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर एक है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एक है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं उससे स्टार्ट होने वाली जो है वो डेंजरस फास्ट रिदम्स होती हैं, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको जो होता है इसके अंदर वाइड होता है और जो कार्डिक आउटपुट है वो आपको क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। तो एमआई के बाद जो स्कार्स टिश्यूज होते हैं वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन काज। तो वाइड कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर रिदम देखने को मिले बिकॉज ऑफ आफ्टर द एमआई, तो वो क्या होता है आपका वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो अनस्टेबल वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया नीड कार्डियोवर्जन, ये इंपॉर्टेंट है। कार्डियोवर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और नॉट एडिनोसिन फर्स्ट, ठीक है ना। फिर आपका आ जाता है टॉर्सेडी डी पॉइंट्स। टॉर्सेडी डी पॉइंट्स के अंदर क्या होता है, टॉर्सेडी इज पोलीमॉर्फिक जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है जो आपको प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल की वजह से आपका हो रहा होता है, और इसके अंदर आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो है वो ट्विस्टिंग पैटर्न जो है वो बन रहे होते हैं कि क्यूटी जो है वो प्रोलॉन्गिंग ड्रग और इलेक्ट्रोलाइट जो है डिस्टर्बेंस है वो आपके शो कर रहे होते हैं कि उनकी वजह से आपको देखने को मिल रहा होता है। सो पोलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ड्यू टू प्रोलॉन्ग वीटी सिनकोप, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोलॉन्ग क्यूटी विद ट्विस्टिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज अ कॉमन साइन ऑफ टॉर्सेडी। सो ट्रीट विद मैग्नीशियम काज्ड बाय क्यूटी प्रोलॉन्गिंग ड्रग और इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम्स। मोबिट्स टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपको एवी नोड की कंडक्शन जो है वो ग्रेजुअली स्लो हो जाती है। क्या होती है, एवी नोड की जो कंडक्शन होती है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी है वो आपकी स्लो हो जाती है। तो जो पीआर इंटरवल होता है वो आपको प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना, बढ़ता चला जाता है। सर उसको करंट ही सही तरीके से नहीं मिल रहा, पंप ही सही तरीके से नहीं हो रहा, तो उसका पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। फिर एक ड्रॉप बीट आती है और ये ऑफन जो है वो आपका क्या होता है, बिनाइन होता है। लॉन्गर देन ड्रॉप। कितना इंपॉर्टेंट उसने क्लू दिया हुआ है। सो Type 1 has a progressive PR lengthening. Morbid type 2 has a fixed PR with sudden drop. अब मोबिट्स टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि कंडक्शन सडनली जो है वो फॉल होती हैं और उसके अंदर जो पीआर इंटरवल होता है वो ग्रेजुअली क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। अब इसके अंदर जो ड्रॉप होती हैं, जो ड्रॉप बीट्स होती हैं वो आपकी फिक्स्ड पीआर के जो है वो साथ होती है, यानी कि सीरियस होता है क्योंकि इसके अंदर जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है वो प्रोग्रेसिव होने के चांसेस होते हैं, जो आपके कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या मोबिट्स टाइप 3 के अंदर जो है हम देखने को मिल रहे होते हैं। तो सडन ड्रॉप क्यूआरएस विदाउट पीआर प्रोलॉन्गेशन, ठीक है ना। इसके अंदर आपका पीआर इंटरवल बढ़ता जा रहा है, फिर आपका क्यूआरएस का ड्रॉप आ रहा है। इसके अंदर सडन ड्रॉप होगा क्यूआरएस का विद पीआर प्रोलॉन्गेशन, और इसके अंदर क्या होता है, फिक्स्ड पीआर इंटरवल प्लस ड्रॉप बीट्स। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के अंदर आपको जो है वो एट्रिया और वेंट्रिकल जो है वो बीट करेंगे इंडिपेंडेंटली, कोई पता नहीं होता कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। तो एट्रिया अपनी रिदम पे जो है बीट कर रहा होता है, वेंट्रिकुलर अपनी रिदम पे बीट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हर बंदा जो है वो अपने में लगा पड़ा होता है। जो पेशेंट होता है वो सिनकोप, डिजीनेस, ब्रैडीकार्डिया के साथ जो है वो आपके पास प्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो एट्रिया और वेंट्रिकल अपने अपने जो है वो मालिक होते हैं। फिर आपका आ जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर जो क्लॉट होता है वो आपकी वेन से ट्रैवल करता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आता है। इज अ वेरी क्लासिकल क्वेश्चन। सो एक इंपॉर्टेंट याद रखना कि इट इज अ सडन डिस्पनिया और सडन प्लेउरेटिक चेस्ट पेन, सडन प्लेउरेटिक चेस्ट पेन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। आपने पल्मोनरी इफ्यूजन या पल्मोनरी एडिमा के साथ इसको कभी कतन आपने वो नहीं करना। इसके अंदर आपको सडन प्लेउरेटिक चेस्ट पेन जो है आपको देखने को मिल रहा होता है। सडन प्लेउरेटिक चेस्ट पेन आए ना, आंखें बंद करके आपने पल्मोनरी एम्बोलिज्म को टिक कर देना। क्लॉट ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, ये ना हो तुम बात कहोगे साजी तुसी क्या सी। डीवीटी के अंदर क्या होता है कि वही कंडीशन है कि डीवीटी लीड्स टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। कि वो क्लॉट वगैरह बनता है तो वो आपका लेग से वहाँ आ जाता है। अच्छा, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का ना बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है और बच्चे जो से वो पूछ रहे होते हैं। तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के अंदर जो लेग होती हैं, जो लेग्स की आर्टरीज होती हैं उसको एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से आपकी क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, बिल्कुल आपकी क्या हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। उसके अंदर जो रास्ता होता है वो बिल्कुल छोटा सा बन जाता है। तो जब आप वॉक वगैरह कर रहे होते हैं या आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन आरबीसी लेके आ रहा होता है तो वहाँ पे वो स्टक हो जाते हैं। प्रॉपरली जो टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनको सही तरीके से ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिलती, इसीलिए आपको काफ मसल्स के अंदर जो है वो ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और रेस्ट से जो है आपकी ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या होती है, कम होती है, और पेन जो है वो क्या होता है आपका इंप्रूव होता है। तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के अंदर आपका एथेरोस्क्लेरोटिक लिम्ब इस्कीमिया आपको देखने को मिल रहा होता है। काफ पेन विद वॉकिंग रिलीव बाय रेस्ट। तो आर्टेरियल डिजीज जो क्लॉडिकेशन, कोल्ड लिम्ब, लो पल्सेस। वेनस डिजीज के अंदर आपको स्वेलिंग, हैवीनेस और वेरिकोसाइटिस आपको देखने को मिल रहा होता है। एब्डोमिनल आर्टिक एन्युरिज्म क्या होता है, एब्डोमिनल आर्टिक एन्युरिज्म विच आर 3 A's,
एब्डोमिनल आर्टिक एनोरिज्म, इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो एब्डोमिनल ऑर्टा होता है उसकी एब्नॉर्मल जो है वो डायलेशन हो जाती है कॉमनली, और स्मोकर्स के अंदर आपको मोस्ट कॉमनली देखी जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यह आता है कि एन एल्डरली स्मोकर पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ, मतलब एल्डरली स्मोकर जो है वो मेंशन किया जाता है विद हैव अ पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास। एनोरिज्म जो है वो इलार्ज होकर जो है वो रैप्चर हो जाता है, ठीक है ना, आपकी जो आर्टरी होती है और जो है वो रिस्क क्रिएट कर रहा होता है। तो रैप्चर के में आपका जो एब्डोमिनल वॉल है या बैक पेन है या हाइपोटेंशन है, ये वाली आपको हिस्ट्री देखने को मिल रही होती है। फिर आपको आ जाता है कॉक्टेशन ऑफ ऑल्टा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कॉक्टेशन ऑफ ऑल्टा के अंदर क्या होता है कि कंजेनिटल आपकी नैरोइंग होती है। अब इसकी वजह से यूजुअली आपकी जो डक्टस आर्ट्रियोसिस है उसके पास होता है, तो आपका जो अपर बॉडी का बीपी वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, और इसके डिफरेंट हो जाए। जैसे आर्टरी डायसेक्शन के अंदर आपका जो अपर लिब होता है वो इन्वॉल्व होता है दोनों जगहों पे, लेकिन यहाँ पे आपका जो लोअर बॉडी है और अपर बॉडी है उसको जो है वो डिफरेंशिएट करना होता है। तो अपर लिम्ब की हाइपरटेंशन होती है वीक, और लोअर लिम्ब की आपको जो है वो वीक देखने को मिल रही होती है। फिर आपका ASD है, VSD है। अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमनली जो है काज कौन सा होता है बच्चों के अंदर, तो आपने बताना है VSD। हार्ट सिस्टोलिक मर्मर एट लेफ्ट लो स्टर्नल बॉर्डर, VSD की तरह। पेटेंट डक्टर आर्टियोसिस के अंदर एक चीज़ आपने याद रखनी है, विच इज कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर। कहीं पे भी आ जाए कि कंटिन्यूसली मशीन मर्मर है और बच्चों के अंदर है PDA, ठीक है ना, तो वैसे तो बच्चों की हैं, तो आपको अगर ये देखने को मिले तो आपने आंखें बंद करके क्या लगा देना है, PDA। और हार्ट सिस्टोलिक मर्मर एट लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर आपको सुनने को मिले तो इट इज अ वेंट्रिकल सिस्टोलिक डिफेक्ट। पेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, आपकी साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है विद राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। अब इसके अंदर जो है वो साइनोटिक चार्ज होते हैं, और फिगर ऑफ जो 8 होता है वो आपको जो है वो देखने को एक मिल रहा होता है। इसके अलावा आपको बूट शेप्ड हार्ट। अच्छा, फिर एक और भी होता है, एक स्ट्रिंग ऑन TJ के अंदर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज के अंदर आपको जो है वो जो स्ट्रिंग ऑन साइन जो होता है वो आपको देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर जो है वो आपको बूट शेप हार्ट जो है वो देखने को मिल रहा होता है। क्लियर। नेक्स्ट, हेमाटोलॉजी करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। हेमाटोलॉजी के अंदर मैंने 41 टॉपिक्स जो है वो हमने पिक किए इंशाल्लाह। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वेरी कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑलरेडी हर एग्जाम में जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज से पूछा जाता है। मैंने आपको जब लॉन्ग रैपिड डिवीजन पढ़ा रहा था तो उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये अगर आपको कहा जाए ना कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हाई है और पूरा जो सिनेरियो वो डिफरेंट दे दें, आपको समझ नहीं आ रही यार ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ है, थैलेसीमिया है, क्या मसला है। अगर TIBC ज़्यादा है ना, आंखें बंद करके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लगा देना, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। जो चीज़ आगे पढ़ लो उसके अंदर लो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होगी, लेकिन इसके अंदर आपकी आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आपकी ज़्यादा होती है। सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है कि बॉडी के जो आयरन होता है वो जो आयरन स्टोर होता है वो आपका कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्रॉपरली नहीं बनता, हीमोग्लोबिन प्रॉपरली नहीं बनता। तो जब हीमोग्लोबिन आपका कम बन रहा होता है तो आपके RBCs आपके छोटे और आपके पेल हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। इसी वजह से इसको हम माइक्रोसाइटिक छोटे, मतलब माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक यानी कि छोटे जो सेल्स होते हैं वो आपको, और थोड़े सेल्स जो हैं वो बनने का स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। और एडल्ट के अंदर इसके जो सबसे कॉमन रीजन होती है वो आपकी क्या होती है, क्रोनिक ब्लड लॉस या स्पेशली आपकी GI ब्लीडिंग। सो इट इज माइक्रोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू आयरन स्टोर्स, लो फेरेटिन, हाई TIBC, पीका या कोलिनिकिया जो है वो इसके अंदर जो नाखून वगैरह होते हैं उसकी जो सी शेप होती है वो आपकी चेंज हो जाती है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये कंडीशन और क्रोनिक की ये होती है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में क्या होता है कि एनीमिया जो होता है, आयरन जो होता है वो बॉडी में होता है, ठीक है ना, आयरन आपके प्रेजेंट होता है, लेकिन इन्फ्लामेशन की वजह से जो बॉडी है वो उस आयरन को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाती। तो कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो, कैंसर हो, कोई भी मसला हो जिसमें आपका हेप्सिडिन होता है वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है। जो आयरन की जो स्टोरेज होती है उनकी साइड्स के ऊपर जाके उनको क्या कर रहा होता है, ट्रैप कर देता है। तो हेप्सिडिन अगर आपको जो है वो ज़्यादा मिले, इन्फ्लामेशन ड्यू टू आयरन ट्रैपिंग, हेप्सिडिन जो होता है वो इसके अंदर हेप्सिडिन उन साइड्स के ऊपर जाके जो उन्हें ट्रैप कर रहा होता है, और जो आयरन की जो स्टोरेज साइड्स हैं उनके अंदर ट्रैप कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो सीरम आयरन है वो आपका क्या हो जाता है, आपका सीरम आयरन लो हो जाता है और फेरेटिन आपका क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आपका इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है,
ठीक है ना। इसके अंदर आपको पता है कि अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया दोनों आ जाते हैं। तो जो थैलेसीमिया होता है इसके अंदर आपकी जो ग्लोबन चेन्स होती हैं अल्फ़ा या बीटा वो प्रॉपर्ली आपकी नहीं बन रही होती। फिर उसके अंदर ये आती है कि मेजर है, माइनर है या स्वेयर है, वो फिर डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी जोन सी हैं वो आपकी चेन्स हैं वो डैमेज हुई हैं। तो हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी है वो आपको इसमें शो हो रही होती है, जिसकी वजह से आपके आरबीसी जो है वो छोटे होते हैं। लेकिन आयरन डेफिशिएंसी इसके अंदर आपकी देखने को नहीं मिल रही होती। इसके अंदर आपको रिलेट कर रहा होता है ग्लोबिन चेन के साथ। आयरन आपका हीम आपका जो है वो बिल्कुल ठीक होता है। तो पेशेंट के अंदर आपको माइक्रोसाइटोसिस जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, लेकिन जो आयरन स्टडीज होती है वो आपकी नॉर्मल होती है। तो इनहेरिटेड ग्लोबन चेन सिंथेसिस डिफेक्ट माइक्रोसाइटोसिस, वेरी लो एमसीवी एंड वेरी नॉर्मल आरबीसीज काउंट। तो फिर आ जाता है आपका सिडोप्लास्टिक एनीमिया। सिडोप्लास्टिक के अंदर आपने याद रखना है कि सिडोप्लास्टिक एनीमिया के अंदर आपका जो आयरन होता है वो आपका प्रेजेंट होता है। आयरन क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है, लेकिन हीम की जो सिंथेसिस होती है, हीम की सिंथेसिस में जो है वो आपका यूज़ आपका जो यूज़ है आपका हीम की सिंथेसिस में वो आपका नहीं हो रहा था। तो आयरन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो अकोमुलेट होता रहता है, अकोमुलेट होता है, और जो रिंग सिडोब्लास्ट है वो आपके बनते जाते हैं इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो रिंग सिडोब्लास्ट विद हाई आयरन इज अ क्लासिकल क्लू ऑफ सिडोप्लास्टिक एनीमिया। इसके अलावा इसका कोई और क्लू नहीं है, आपको रिंग सिडोब्लास्ट देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ अकोमुलेशन ऑफ आयरन, ठीक है, क्योंकि आयरन जो है वो आपका यूज़ नहीं हो रहा होता। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया विद हाई आयरन इज इक्वल टू सिडोप्लास्ट नॉट आयरन डेफिशिएंसी। बट इज बीटा 12 डेफिशिएंसी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन B12 के अंदर क्या होता है कि डीएनए सिंथेसिस के लिए जो है वो आपको ज़रूरी होता है विटामिन B12। तो इसलिए डेफिशिएंसी के अंदर जो आरबीसीज होती है उसकी मैचुरेशन जो है वो स्लो हो जाती है, और माइक्रोसाइटिक एनीमिया आपको देखने को मिल होता है। B12 जो होता है वो आपका नर्वस सिस्टम के अंदर जो माइलिन होती है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए हमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं एज कम्पेयर टू द फोलेट डेफिशिएंसी। इसलिए इसके अंदर आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो है जैसे नमनेस, टिंगलिंग या गेट वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल रही होती है। और इंट्रेंसिक फैक्टर, अगर आपको जेआईटी का भी कोई मसला है, जेआईटी की फाइंडिंग्स का कोई मसला है, तो उसके अंदर भी आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आपका इंट्रेंसिक फैक्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका विटामिन B12 को लेकर जाके गट के अंदर जो है ऑब्जॉर्व कर रहा होता है। सो पैरास्थीसिया, लॉस ऑफ वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन एंड मैक्रोसाइटोसिस न्यूरोसाइंस इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन फोलेट के अंदर आपको नहीं देखने को मिल रहे होते। फोलेट इज सेम टू सेम मेथिमाग्लोबिनिन। अच्छा, इसके अलावा फोलेट डेफिशिएंसी के अंदर आपको डीएनए सिंथेसिस वही है रोल प्ले कर रहा होता है, लेकिन फोलेट के अंदर आपको माइक्रोसाइटोसिस एनीमिया देखने को मिल रहा होता है, लेकिन इसके अंदर किसी भी किस्म का न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं होते जो कि आपके B12 डेफिशिएंसी से आपको सेपरेट कर रहा होता है। इसके अंदर आपको पुअर डाइट, अल्कोहल यूज़, प्रेगनेंसी, मेथोट्रेक्सेट जो है वो यूज़ करने की वजह से आपको फोलेट की जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। तो अल्कोहल, प्रेगनेंसी, पुअर डाइट एंड मेथोट्रेक्सेट की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। इफ न्यूरो सिस्टम आर प्रेजेंट चूज B12 डेफिशिएंसी नॉट फोलेट। पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, वही सेम है कि एंटी इंटेंसिव फैक्टर एंटीबॉडी जो आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है वो काज कर रहे होते हैं। बट इज हेमोलाइटिक। हेमोलाइटिक का क्या मतलब होता है कि आरबीसी जो है वो अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उससे पहले जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, हेमोलाइसिस हो रही है, तबाही हो रही है। तो आरबीसी डिस्ट्रक्शन काजिंग अनीमिया एंड द जॉन्डिस। सारे पता है जितने ज़्यादा आरबीसी टूटेंगे उतने ज़्यादा आपको जॉन्डिस जो है आपको देखने को मिलेगा, उतने ज़्यादा आपको कलरिंग जो है वो देखने को मिलेगी। तो आरबीसी डिस्ट्रक्शन से जो है वो आपको क्या होता है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो आपको देखने को मिल रहा होता है, और आपके जो एलडीएच होते हैं, लो डेंसिटी एलडीएच जो होता है आपका वो इंक्रीज होता है, और आपको जो हिपेटोग्लोबिन है वो आपका क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज हो जाता है। तो बोन मैरो जो है वो कंपनसेट करने के लिए आपके रेटिकुलोसाइट को इंक्रीज कर देते हैं। तो एंड इट इज अ क्लासिकल साइन ऑफ इंक्रीज रेटिकुलो साइट्स, न्यू सेल्स जो होते हैं वो आपके जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके अंदर हाई एलडीएच, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, लो हेपेटोग्लोबिन, लेकिन आपको इंक्रीज रेटिकुलोसाइट, इंक्रीज इन हेमोलाइसिस, लो रेटिक सजेस्ट मैरो प्रोडक्शन प्रॉब्लम, बट इसके अंदर आपको इंक्रीज रेटिकुलोसाइट मिलते हैं विच इज द क्लासिकल क्लू ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया। ये आपने याद रखने हैं, लेकिन इंक्रीज रेटिकुलोसाइट इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है हेमोलाइटिक एनीमिया का, ठीक है। J6PD डेफिशिएंसी क्या होती है, इसके अंदर आपने क्लासिकल क्लू याद रखना है कि इसके अंदर एक तो सल्फर ड्रग्स यूज़ करने की वजह से हेमोलाइसिस हो रही होती है, और इसके अंदर हमें बाइट सेल्स या हैनिस बॉडी देखने को मिल रहे होते हैं जो J6PD है। कुछ बच्चे इसको B12 डेफिशिएंसी के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं हैनिस बॉडीज या बाइट सेल्स पे, प्लीज़ ऐसा नहीं सोचना आपने। J6PD डेफिशिएंसी के अंदर जो आरबीसीज होते हैं उनको आरबीसीज को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है J6PD, ठीक है ना। तो जब ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाता है ना, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन डेफिशिएंट होता है, या कोई इन्फेक्शन हो, या आप जो से सल्फर ड्रग्स यूज़ करें तो उसकी वजह से आपको वो जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो आपकी डिस्ट्रॉय होती है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो आपको डैमेज हो जाता है, जिसको हम हैनिस बॉडी जो है वो बनाना कहना स्टार्ट कर देते हैं, और स्प्लीन जो है उन सेल्स को क्या कर लेता है, बाइट कर लेता है, तो जिसकी वजह से उनको बाइट सेल्स या हैनिस बॉडी आपको देखने को मिल होते हैं। फिर आपका आ जाता है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। वो कॉमन सी जो सी साइंस है वो आपका स्फेरोसाइटोसिस। अगर आपको स्फेरोसाइटोसिस कहीं मिलता है तो आपने आंखें बंद करके आपने हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस पे लगा देना। इस डिजीज़ के अंदर आपके जो आरबीसीज होते हैं वो मेम्ब्रेन जो आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटीन डिफेक्टिव होते हैं,
आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो क्या होते हैं, डिफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो आरबीसीज है या वो राउंड सेफेरोसाइटोसिस जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये सेल जो होते हैं वो स्प्लीन के अंदर क्या हो जाते हैं, इजीली ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, जब भी आपकी शेप वगैरह चेंज होती है तो वो इजीली ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो और डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, उसी की वजह से आपको जॉन्डिस, स्प्लीनोमेगाली और उसकी तरीके से आपको पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है, एंड इट में काज एज एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलाइसिस। इसके अंदर आपको कॉम्स नेगेटिव देखने को मिल रहा होता है, विच इज हेरिडिटरी स्पेसिफिसिटी। पॉजिटिव है तो आपको ऑटोनॉमिक हेमोलिटिक एनीमिया देखने को मिल रहा होता है। कॉम्स नेगेटिव और कॉम्स पॉजिटिव को मैंने रैपिड रिवीजन के अंदर बहुत डिटेल के अंदर समझाया हुआ है, एक दफ़ा वो आप सिर्फ यही चीज़ कॉम्स पॉजिटिव और कॉम्स नेगेटिव आप जो है वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका आ जाता है सिकल सेल डिजीज़। हज़ार दफ़ा हम पढ़ चुके हैं। सिकल सेल डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि आपकी वैजो ऑक्लूजन हेमोलाइसिस होती है, और जो एचबीएस है वो आपको देखने को मिल रहा होता है, प्लाज्मा इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा रहे होते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड कैथोड और जो चार्जेस होते हैं, शेप्स होते हैं, साइज़ होते हैं, उनके ऊपर जो है डिपेंड कर रहा होता है कि कौन कितने जल्दी जो है वो मूव कर रहा है। और इसके अंदर जो लो ऑक्सीजन कंडीशन है उसके अंदर आरबीसी जो है वो सिकल सेल शेप या क्रीसेंट शेप जो होता है वो इस तरीके से जो है वो बनना स्टार्ट कर देते हैं, और जो वेसल्स के अंदर जाकर ब्लॉक कर देते हैं और हेमोलाइसिस काज कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर जो पेन क्राइसिस है ये आपने नहीं बोलना। पेन क्राइसिस, पेन बहुत शदीद किस्म का होता है। टेक्टाइलाइटिस या ऑटोस्प्लेनेक्टोमी जो है आपको देखने को मिल रही होती है। तो ऑटोस्प्लेनेक्टोमी इंक्रीज द रिस्क ऑफ इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म लाइक न्यूमोनोकोकस। ये आपने याद रखना है, याद रखना है। ये आपका एनआरई जून 2025 के अंदर जो है वो आपका आया था कि सिकल सेल डिजीज़ के अंदर ऑटोस्प्लेनेक्टोमी के अंदर आपको कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, तो आपने बताना है न्यूमोनोकोकस। ठीक है, फिर आपका आ जाता है ए प्लास्टिक एनीमिया, यानी कि बोन मैरो का मसला आ रहा है कि आपका वो सेल्स बन ही रहे, जिसकी वजह से आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट नहीं बन रहे होते, जिसको हम क्या कहते हैं, पैनसाइटोपिनिया। फटीग, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, हाइपोसेलुलर मैरो जो सब आपको देखने को मिल रहा होता है। ठीक है ना, तो पैनसाइटोपिनिया विद हाइपोसेलुलर मैरो इज इक्वल टू ए प्लास्टिक। मैलिग्नेंट सेल्स या ब्लास्ट इज इक्वल टू ल्यूकीमिया। ये हम आगे पढ़ते हैं। आईटीपी क्या होता है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक पुरपुरा क्या होता है, एक ऑटोइम्यून प्लेटलेट्स की जो है वो क्या होती है, प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन होती है। टीटीपी भी सेम यही होता है। एचयूएल होता है कि आपकी इसके अंदर जो है वो आपकी हाँ अच्छा, तो इसके अंदर ऑटोइम्यून जो है वो प्लेटलेट की जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, और आपने जो है वो बॉडी जो है वो प्लेटलेट्स के जो है वो अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है बनाना स्टार्ट कर देती है आईटीपी के अंदर। ठीक है, और जो स्प्लीन है वो प्लेटलेट्स को जो है डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, जिसमें आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। इसलिए जो पेशेंट होता है वो पैटशियाई पुरपुरा यानी कि स्किन की बीमारी या म्यूकोजल ब्लीडिंग के साथ जो है आपको प्रेजेंट करते हैं। ये आपने क्लासिक क्लूज जो है वो आपने याद रखना है। आईटीपी हैज़ नॉर्मल पीटी एपीटीटी, बट डिसेमिनेटेड के अंदर जो है वो आपको पीटीटी एपीटीटी जो है वो आपको ज़्यादा मिलता है। टीटीपी क्या होता है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटिक पुरपुरा। इसके अंदर आपकी जो एडम TS13 है ना, इसकी डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है। जो प्लेटलेट्स की जो है वो आपको जो एंजाइम होता है वो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो लार्ज वॉन विल ब्रेन फैक्टर्स होते हैं उनका कम जो है वो नहीं होते, वो बड़े बड़े जो है वो रहते हैं, और उसकी वजह से स्मॉल वेसल्स के अंदर वो जाके जो है वो क्लॉट बनना स्टार्ट कर देते हैं, और आरबीसीज को जो है वो डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, और ऑर्गन का स्कीम होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर या मेजर हेमोलाइटिक जो सा एनीमिया होता है, इसके अंदर जो है वो आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और रीनल इन्वॉल्वमेंट जो है देखने को मिल रहे होते हैं। तो रीनल इंजरी इसके अंदर भी हो रही होती है, और आपके हेमोलाइटिक यूरिमिक सिंड्रोम के अंदर भी हो रही होती है। बट द पॉइंट इस के इसके अंदर आपको फीवर, न्यूरो सिम्टम्स और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और महा देखने को मिल रहा होता है, और एचयूएस जो है वो आपको मोस्टली बच्चों के अंदर हो रहा होता है। बाकी जो दोनों सिम्टम्स हैं ना वो बिल्कुल कॉमन होते हैं, लेकिन ये बच्चों के अंदर हो रहा होता है, और ये शीगोटॉक्सिन्स की वजह से हो रहा होता है, हेमोलाइटिक यूरिमिक सिंड्रोम। और इसके अंदर प्रोडक्शन इन्फेक्शन हो रहा होता है, जिसके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो एंडोथेलियम को डैमेज कर रहे होते हैं, कि स्पेशली आपकी किडनी को। ठीक है, और इसमें आपको जो मैक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है और एक्यूट इंजरी है वो आपकी डेवलप हो जाती है। फिर आपका जाता है डिसेमिनेटेड कि इसके अंदर आपकी जो बॉडी होती है वो वाइड जो क्लॉटिंग सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देती है। वाइड स्प्रेड क्लॉटिंग फैक्टर कंजप्शन काज ब्लीडिंग। इसके अंदर सेप्सिस, ट्रॉमा, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन, ब्लीडिंग, हाई पीटीटी जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा के हूँ, लो फाइब्रोनिजिन यानी कि उसके अंदर आपकी जो मैश जो बनाते हैं या आपकी जो क्लॉट बनाने के अंदर हेल्प करते हैं वो आपके उसके अंदर फाइब्रोजिन जो है वो आपका लो हो जाता है, और पेशेंट जो है तो वो एक टाइम पे आपको क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसिस काज कर सकता है आपके पेशेंट के अंदर, और ब्लीडिंग जो है वो आपका स्टार्ट कर सकता है। तो DIC अफेक्ट प्लेटलेट एंड क्लॉटिंग फैक्टर, एंड ITP ओनली डिक्रीज प्लेटलेट्स। ITP के अंदर इम्यून के अंदर सिर्फ प्लेटलेट कम होंगे, लेकिन इसके अंदर आपका PTT और APTT भी जो है वो ज़्यादा होंगे। इसके अंदर आपके जो PTT होते हैं वो भी आपके नॉर्मल होते हैं। ठीक है,
फिर आपका जाता है हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए के बस आपने याद रखने के फैक्टर 8 की जो है डेफिशिएंसी होती है विच काज डीप ब्लीडिंग, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होती है उसके अंदर आपका जो फैक्टर 8 होता है वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसी की वजह से जो आपका मैश होता है, जो होता है आपका क्लॉट होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है। फिर आपका जो फाइब्रिन है वो आपका फाइब्रिनोजेन के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 8, ठीक है, जिसे हम हेमोफीलिया ए भी कहते हैं। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अंदर हेमोफीलिया जो है वो आपकी जो डीप टिश्यू ब्लीडिंग है या हीमार्थ्रोसिस वगैरह वो आपको देखने को मिल रही होती है। तो बॉय विद हीमार्थ्रोसिस विद प्रोलॉन्ग पीटीटी। अब पीटीटी क्यों होता है? पीटीटी आपका इंट्रिंसिक फैक्टर को जो होता है, क्योंकि फैक्टर 8 आपका इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर वो लैक करता है, ना कि आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर के अंदर। हीमोफीलिया बी जो होता है वो आपका फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। इसके अंदर भी एक्सलिंग बॉय विद हीमार्थ्रोसिस विद प्रोलॉन्ग पीटीटी जो सब आपको देखने को मिल रहा होता है। सो सेम प्रेजेंटेशन एज हीमोफीलिया ए बट द फैक्टर इज 9 इज लो। दोनों के अंदर सेम चीज़ें होती है, लेकिन फैक्टर इसके अंदर 9 लो होता है। फिर वॉन विल्ब्रेंट डिजीज़ क्या होती है? इसके अंदर आपको जो प्लेटलेट्स होती है उसकी इंजरी, जो प्लेटलेट्स होती है उसको जो है वो इंजर्ड वेसल वाल से जो है वो अटैच करने के अंदर जो है हेल्प कर रहे होते हैं वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर, ठीक है ना। अगर वो उसकी कमी हो जाएगी, उसकी डिजीज़ जो है, तो उसकी वजह से आपकी जो डेफिशिएंसी होती है और प्लेटलेट की सही तरीके से एडिशन नहीं होते, प्लेटलेट्स आपस में चिपकते नहीं है, उस जगह पे जो है वो क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होने देते, यानी कि प्राइमरी हेमोस्टेसिस जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबल होता है वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर की वजह से। तो उसकी वजह से आपका जो क्या कहते हैं अपना वो प्रॉपर्ली तरीके से क्लॉटिंग सिस्टम नहीं होता। तो डिफेक्टिव प्लेटलेट एडिशन ड्यू टू वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर एबनॉर्मेलिटी, तो म्यूकोजल ब्लीडिंग, मेनोरेजिया और फैमिली हिस्ट्री, क्लॉट बनता नहीं और ब्लीडिंग होती रहती है, तो उसकी वजह से म्यूकोजल ब्लीडिंग लाइक प्लेटलेट डिसऑर्डर बट मे इंक्रीज पीटीटी बिकॉज वीडब्ल्यू कैरीज फैक्टर 8। वारफरिन क्या होती है? वारफरिन जो होता है वो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर होता है। क्या होता है? विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि इसके अंदर आपके 2, 7, 9, 10 जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो उसकी सिंथेसिस को जो है वो आपका वारफरिन क्या कर रहा होता है? इनहिबिट कर रहा होता है, और इसका जो इफेक्ट होता है वो पीटीआईएनआर के ऊपर जो है वो ज़्यादा विजिबल होता है कि आपकी जो बॉडी के अंदर है वो ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। तो स्टार्ट के अंदर जो प्रोटीन सी और एस होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? डिक्रीज होते हैं। तो इनिशियली जो है आपको हाइपर कोआगुलेबल स्टेट जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो वारफरिन जो है आपको पीटीआईएनआर के ऊपर अफेक्ट करता है। हेपरिन जो है वो आपको सिर्फ पीटीटी के ऊपर होता है, क्योंकि वारफरिन आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर और हेपरिन आपके इंट्रिंसिक फैक्टर के ऊपर जो है वो ज़्यादा एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो 2, 7, 9, 10 जो होता है वो आपका मोस्टली जो है वो आपके वारफरिन आपके एक्सट्रिंसिक के ऊपर जो है वो आपका इफेक्ट कर रहा होता है, यानी कि एक्सट्रिंसिक के ऊपर। हेपरिन जो है वो इंट्रिंसिक होता है, इसलिए आपको जो है वो पीटीटी जो है इसके अंदर आपको प्रोलॉन्ग जो है मिल रहा होता है। प्रोटामीन रिवर्स हेपरिन, आपका अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ हेपरिन, तो आपने बताना है प्रोटामीन सल्फेट, ठीक है। फिर आपका आ जाता है HIT विच इज़ इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विद थ्रोम्बोसिस, यानी कि आपका जो हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उसके अंदर इम्यून रिएक्शन है, जिसमें आपकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्लेटलेट फैक्टर 4 यानी कि हेपरिन कॉम्प्लेक्स की जो है वो अगेंस्ट बन रही होती है, यानी कि एंटीबॉडीज जो से होती हैं वो आपकी 4 हेपरिन कॉम्प्लेक्स की जो है वो अगेंस्ट बन रही होती है। तो प्लेटलेट जो है वो एक्टिवेट होकर आपके क्या हो रहे हैं? कंज्यूम हो रहे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन पैराडॉक्सिकली जो है वो आपका थ्रोम्बोसिस का जो रिस्क होता है वो आपका इंक्रीज़ हो रहा है। तो प्लेटलेट काउंट गिर रहा होता है, क्योंकि वो अल्टरनेटिवली जो है वो आपका यूज़ हो रहा होता है, और पेशेंट के अंदर जो है वो न्यू क्लॉट जो है आपका डिवेलप हो रहा होता है। तो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विद थ्रोम्बोस आफ्टर हेपरिन, तो प्लेटलेट्स ड्रॉप 5 to 10 days आफ्टर द हेपरिन फॉर्मेशन ऑफ द न्यू क्लॉट। डीवीटी ऑलरेडी आपको पता है कि इट में लीड्स टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म विद सडन डिस्पनिया एंड प्लूरेटिक चेस्ट पेन। मैंने आपको फिर बताया कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म को अपने पल्मोनरी एडिमा या अपने किसी और बीमारी के साथ नहीं वो करना है, इसके अंदर आपको सडन प्लूरेटिक चेस्ट पेन ही आपको देखने को मिल जाती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऑलरेडी मैं आपको ऊपर पढ़ाया हूँ। व्हाट इज़ पॉलीसाइथीमिया वेरा? पॉलीसाइथीमिया वेरा क्या होता है? मैं पानी पी लूँ। तो आपका जो पॉलीसाइथीमिया वेरा है वो क्या होता है? इसके अंदर आपके जो पॉलीसाइथीमिया वेरा एक प्रोलिफरेटिव डिजीज़ है, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो बोन मैरो होती है उसके अंदर आरबीसी एक्सेसिव जो है वो बनना स्टार्ट हो रहे होते हैं। समटाइम इसको एक नॉर्मल कंडीशन भी कहा जाता है कि बॉडी की कंडीशन की डिमांड के हिसाब से आरबीसी बन रहे हैं, आपका एक्सेसिव नीड है तो एक्सेसिवली बन रहे हैं। बट द पॉइंट इज़ कि इसके अंदर आपकी JAK2 की जो है वो आपकी म्यूटेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ज़्यादा बनने की वजह से आपका जो ब्लड होता है, हाँ ठीक है, जहाँ बॉडी की डिमांड है वहाँ आपके ज़्यादा बने, बट जहाँ नहीं है वहाँ पे आपका अगर ज़्यादा बन रहे हैं और इसकी JAK2 की म्यूटेशन हो रही है, तो वहाँ आपका जो ब्लड होता है बहुत ज़्यादा बनने की वजह से आरबीसी ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस, हेडेक या डिजीनेस वगैरह या एक्विजेनिक पेरियोडाइटिस यानी स्किन की जो बीमारी है वो आपको देखने को मिलना स्टार्ट हो जाती है। और इसके अंदर जो है वो आपका एरिथ्रोपोइटिन का जो लेवल होता है वो आपका लो हो जाता है, बिकॉज दिस सेंस कि आपका जो कि आपकी जो आरबीसी की नीड है वो आपकी क्या हो रही होती है, ऑलरेडी आपकी बॉडी को नीड नहीं होती। तो पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर लो होती है, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया के अंदर हाई होती है। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो एक्सेसिवली इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। हाई प्लेटलेट जो काउंट है वो क्लॉटिंग भी काज कर सकता है, और आपका एबनॉर्मल प्लेटलेट्स जो फंक्शन है उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो रही होती है। यानी कि जो पेशेंट है
एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो एक्सेसिवली इंक्रीज हो रहे होते हैं, एक्सेसिवली एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि एक्सेसिवली प्लेटलेट्स की जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो हाई प्लेटलेट्स की वजह से क्लॉटिंग जो सी होती है वो आपकी ज़्यादा हो रही होती है, जितने ज़्यादा प्लेटलेट उतनी ज़्यादा क्लॉटिंग, जितने कम प्लेटलेट उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग, ठीक है। तो इसकी वजह से माइलोप्रोटिव जो है वो आपकी डिसऑर्डर होता है विद वेरी हाई प्लेटलेट, थ्रोम्बोसिस, ब्लीडिंग, रिथ्रोमाइल्जिया, हाई प्लेटलेट काउंट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो हाई प्लेटलेट कैन कॉज बोथ क्लॉटिंग एंड द ब्लीडिंग एज वेल। माइलोफिब्रोसिस क्या होता है कि माइलोफिब्रोसिस के अंदर आपके जो बोन मैरो होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फाइब्रोटिक हो जाते हैं, फाइब्रोज्ड हो जाते हैं, और नॉर्मल जो ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो आपकी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो बॉडी जो होता है वो आपकी लिवर और स्प्लीन के अंदर जो है ब्लड की जो फॉर्मेशन है वो आपकी स्टार्ट करती है, जिससे आपको मैसिव स्प्लीनोमेगाली जो है आपको देखने को मिल रही होती है। तो इसके अंदर एक बहुत सी कॉमन सा ट्राइन होता है विच इज़ टेयर ड्रॉप सेल एंड मैसिव स्प्लीनोमेगाली विद ड्राई टैप। ये एक इंपॉर्टेंट इसका क्लू होता है। फिर आ जाती हैं आपकी सबसे 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 इंपॉर्टेंट बीमारियां, जिसके अंदर से लाजमी एक नया क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि 60 ईयर्स ओल्ड मैन, और वो उसको 3 महीने की हिस्ट्री दी हुई थी, और उसके अंदर जो है वो हमने जितने भी पेशेंट थे उन्होंने सारों ने ALL लगाया हुआ था विच इज़, या CML लगाया हुआ था विच इज़ एक्चुअली द AML। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो गलत है। 3 महीने की हिस्ट्री थी और उसके अंदर जो माइलोब्लास्ट की जो है वो कंडीशन दी हुई थी, तो इट इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन। CML हमेशा क्रोनिक होता है विच इज़ क्रोनिक माइलोप्रोटिक, मतलब कि यार देखो जब क्वेश्चन पढ़ो ना तो उसके अंदर आपने ये पढ़ना है कि यार 3 महीने की हिस्ट्री कौन सा क्रोनिक होता है, 6 महीने से ऊपर हो या साल से ऊपर हो, चलो फिर तो मानते हैं। एज फैक्टर के ऊपर उसमें इतना नहीं जाना होता। जब क्रोनिक की बात की जाए तो पहले आप उसका टाइम ड्यूरेशन देखें। क्रोनिक और एक्यूट के अंदर हमेशा पहले टाइम ड्यूरेशन देखें, फिर उसके बाद जाके आप देखें कि बच्चों के अंदर हो रही है या बड़ों के अंदर हो रही है, ठीक है। तो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर क्रोनिक माइलोप्रोलिफरेटिव ल्यूकीमिया होता है, जिसके अंदर जो BSR और ABL की जो है वो आपकी फ्यूजन जो जीन होती है उसकी वजह से आपकी हो रही होती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो है वो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो WBCs होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हाई WBCs विद बेजोफिलिया विद फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी बेस के ऊपर आप जो है वो इजीली आप MCQs को पिक कर सकते हैं। तो CML के अंदर आपको लो लैब स्कोर देखने को मिल रहा होता है, ल्यूकोमाइड रिएक्शन के अंदर आपको हाई लैब स्कोर जो है वो देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। क्यों? इसके अंदर आपका WBCs काउंट जो है वो आपका ज़्यादा होता है, और इस पेशेंट को आपको फटीग, वेट लॉस, स्प्लीनोमेगाली और हाई WBCs काउंट आपको देखने को मिल रहा होता है। AML क्या होता है? एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर इमेच्योर माइलॉइड ब्लास्ट जो होते हैं वो बोन मैरो के अंदर अकोमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। अब RBCs का नॉर्मल होता है, WBCs भी नॉर्मल होता है, प्लेटलेट प्रोडक्शन भी जो है वो उसके अंदर आपकी नॉर्मल RBCs, WBCs और प्लेटलेट की जो प्रोडक्शन होती है वो आपकी सप्रेस हो जाती है। तो पेशेंट जो है वो अनीमिया हो जाता है पेशेंट को। सॉरी बात है, RBCs कम है तो अनीमिया, WBCs कम है तो इन्फेक्शन, और प्लेटलेट कम है तो ब्लीडिंग। तो इस तरीके से जो है वो आपको प्रेजेंट करता है विद वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ऑफ और रॉड्स प्लस ब्लास्ट। अब इतनी सी फाइंडिंग थी जो पिछली दफा MCQ आया था। ALL जो होता है वो आपका चाइल्ड के अंदर होता है, बोन पेन भी लिम्फोसाइट एंड TDD पॉजिटिव। अब ये इंपॉर्टेंट क्लू होता है जो बच्चों के अंदर आपको ALL देखा जाए, विच इज़ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक। ब्लास्ट का मतलब ये होता है कि एक चीज़ का बनना, ठीक है ना। ये लिम्फॉइड है वो आपके क्या है, माइलॉइड है, ठीक है। तो चिल्ड्रन के अंदर जो होता है वो आपके जो कॉमन या इमेज और लिम्फोब्लास्टिक जो है लिम्फोब्लास्ट होते हैं वो मैरो में जो है वो आपके फील होना स्टार्ट हो जाते हैं, और नॉर्मल हेमेटोपेसिस या को जो है वो स्प्रेस कर देते हैं, यानी कि नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है बनने के हमल को जो है वो आपके क्या कर देते हैं, स्प्रेस। CLL क्या होता है? क्रोनिक लिम्फॉइड जो है ल्यूकीमिया होता है। अब क्रोनिक है, अब ये अगर CLL है विद क्रोनिक विद एल्डरली, तो फिर आपने जो है वो CLL की तरफ आना है, जिसमें पेशेंट की जो क्रोनिक ल्यूकीमिया होती हैं और इसके अंदर आपको मैच्योर लुकिंग जो है वो सेल्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं, नॉर्मल लिम्फोसाइट्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं ब्लड के अंदर जो कॉम्बुलेट करते हैं। तो एल्डरली विद लिम्फोसाइटोसिस एंड वेरी इंपॉर्टेंट समझ सेल्स। ये छोटी छोटी सी फाइंडिंग्स हैं, अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो सकता है। CLL इज ऑफन स्लो एसिम्प्टोमेटिक बट एक्यूट ल्यूकीमिया प्रेजेंट विद एग्रेसिवली विद द ब्लास्ट। फिर आपका आ जाता है हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर आपको जो लिम्फॉइड की जो है वो मेलिग्नेंसी होती है, जिसमें आपके जो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पेनफुल लिम्फेडिनोपैथी, बीटा सिम्टम्स एंड कॉन्टिन्यूजियस स्प्रेड विच इज़ हॉजकिन लिम्फोमा विद द रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपकी क्लासिकल फाइंडिंग्स होती है, यूजली जो पेनलेस लिम्फ नोड्स की इन्लॉर्जमेंट हो रही होती है, बीटा सिम्टम्स जैसे फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, ये आपको देखने को मिल रहे होते हैं। तो कॉन्टेजियस पैटर्न का आपका देखने को मिल रहा होता है, स्प्रेड देखने को मिल रहा होता है इसके अंदर। तो हॉजकिन स्प्रेड कॉन्टीजियसली, नॉन हॉजकिन ऑफन स्प्रेड एक्स्ट्रा नोडल या नॉन कॉन्टीजियसली। नॉन हॉजकिन के अंदर क्या हो रहा होता है कि लिम्फॉइड कैंसर का ब्रॉड ग्रुप होता है, जो ऑफन क्या होता है, नॉन कंटेजियस होता है और एक्स्ट्रा नोडल साइट के ऊपर इन्वॉल्व हो रहा होता है, यानी कि अपनी जगह से हट के दूसरी साइड्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है। तो पेशेंट पेनलेस होता है, लिम्फेडिनोपैथी होती है, फीवर होता है, नाइट स्वेट्स होती है, वेट लॉस होता है, और जेटी अटैक, स्किन CNS की इन्वॉल्वमेंट भी इनको देखने को मिल रही होती है। तो पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी विद एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट।
सक्सेस नोडल डिजीज इन्वॉल्व नॉन हॉजकिन लिम्फोमा ओवर हॉजकिन। फिर आपका आ जाता है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा के अंदर आपने क्या याद रखना है कि प्लाज्मा सेल्स की जो है वो आपको मेलिग्नेंसी देखने को मिल रही होती है, जो प्रोड्यूस कर रही होती है मोनोक्लोनल प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। मल्टीपल माइलोमा में आपके जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं उनकी मेलिग्नेंसी होती है। किसकी होती है? प्लाज्मा सेल्स की। प्लाज्मा सेल्स की मेलिग्नेंसी होती है। प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो किडनी डैमेज, एनीमिया और बोन की जो है वो डिस्ट्रक्शन काज करवा रहा होता है। तो इसलिए क्लासिक फीचर क्या होता है आपका? क्रैब। ये मैंने आपको लॉन्ग रैपिड रिवीजन के अंदर भी बताया था। क्रैब यानी कि आपका हाइपरकैलेसीमिया सी, हाइपरकैलेसीमिया, रीनल फेलियर, एनीमिया और बोन पेन मल्टीपल माइलोमा के अंदर। और मोनोक्लोनल प्रोटीन, अगर आपसे पूछे विच प्रोटीन इन्वॉल्व, तो आपने बताना है मोनोक्लोनल प्रोटीन। तो मेलोमा हैज़ अ लाइटिक बोन लीजन्स, प्रोस्टेट मेटास्टेसिस इज आल्सो ब्लास्टिक। वेलस्टॉर्म मैक्रोग्लोबिनेमिया के अंदर क्या होता है कि वेलस्टॉर्म के अंदर आईजीएम प्रोड्यूसिंग लिम्फो प्लाज्मासाइटिक मेलिग्नेंसी हो रही होती है। आईजीएम जो होता है वो लार्ज मॉलिक्यूल होता है जिसमें जो ब्लड होती है विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज करवाता है। तो पेशेंट जो है वो ब्लड विजन, हेडेक, पेन, न्यूरोपैथी के साथ आता है। और इसके अंदर हाइपर विस्कोसिटी के सिम्टम जो है आते हैं। तो हाइपर विस्कोसिटी सिम्टम विद विजुअल एंड न्यूरो प्रॉब्लम एंड आईजीएम स्पाइक। इट्स द वेल्डेनस्टॉर्म मैक्रोग्लोबिनेमिया। तो मैक्रोग्लोबिनेमिया यानी कि आईजीएम स्पाइक। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर आपका रैपिडली डिवाइडिंग जो है वो ट्यूमर सेल्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं, जिसके अंदर उसकी ब्रेक डाउन होती है, लाइसिस हो रही होती है। तो स्पेशली जो है वो कीमोथेरेपी के बाद आपको ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम देखने को मिल रहा होता है, यानी कि सेल के अंदर का जो पोटाशियम होता है, फॉस्फेट होता है और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो आपके ब्लड के अंदर जो है वो रिलीज हो रहे हैं बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। तो जो बॉडी होती है उसके अंदर हाइपरकैलेमिया, फॉस्फेटिमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, आपको ये वाली जो सी हिस्ट्री अब आपको देखने को मिलेगी आफ्टर द केमोथेरेपी। तो जो कैल्सीमिया हैपन बिकॉज ऑफ फॉस्फेट बाइंड द कैल्शियम, हाइपोकैल्सीमिया। फॉस्फेट ज़्यादा तो वो आपका कैल्शियम के साथ जो है ऑटोमेटिकली जो है वो बाइंड कर जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूट्रोपेनिक फीवर क्या होता है? ये शायद आपने बुक के अंदर ना पढ़ो। फीवर इन अ पेशेंट विद लो न्यूट्रोफिल्स। अब जो न्यूट्रोपेनिक फीवर होता है वो केमोथेरेपी की जो है वो केमोथेरेपी की जो मैरो सप्रेशन होती है उसके बाद होता है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो कम होने की वजह से आपका जो बॉडी इन्फेक्शन है वो फाइट नहीं कर पाता, और जो फीवर है वो आपका सीरियस जो है वो इन्फेक्शन को जो है वो शो कर रहा होता है। इसलिए जो है इसके अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देने होते हैं। नॉट इंपॉर्टेंट, बस सिर्फ पढ़ लिया तो काफ़ी है। अक्यूट हेमोलाइटिस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर आपने जो सा ब्लड लगा होता है, रेसिपिएंट एंटीबॉडीज़ का जो डोनर का जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अंदर इतना कोई खास वो नहीं है, बस इसके अंदर आपने जो फ्लैंक फीवर, फ्लैंक पेन, हाइपोटेंशन ड्यूरिंग हेमोलाइसिस याद रखिए कि एबीओ के अंदर। ट्रॉली, इसके अंदर आपकी जो है ना फिब्राइल आपको नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन जो है वो आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा होता है, जिसके अंदर आपकी जो ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अक्यूट लंग इंजरी आपको देखने को मिल रही होती है कि नहीं बल्कि हाँ ठीक है, फिब्राइल नॉन अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ट्रांसफ्यूजन के बाद ना आपको लंग इंजरी देखने को मिल रही होती है, यानी कि जो डोनर का एंटीबॉडीज़ होते हैं ना वो रिसेप्टर के जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनको लंग्स में जो है एक्टिवेट कर देता है, जिससे नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा आ जाता है। और पेशेंट में जो है वो ट्रांसफ्यूजन के ऑलमोस्ट 6 घंटे बाद जो है वो आपको रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो स्टार्ट देखने को मिल जाता है। टैको क्या होता है? टैको का मतलब होता है ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड। ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड, जिसके अंदर आपको डिस्पनिया, हाइपरटेंशन और जेवीडी की जो है देखने को मिल रही है। तो टैको हैज़ अ फ्लूइड ओवरलोड साइन, ट्रॉली हैज़ अ हाइपोक्सिया विदाउट वॉल्यूम ओवरलोड। टैको के अंदर, ट्रॉली के अंदर आपके एंटीबॉडीज जो होते हैं ना वो रेसिपिएंट न्यूट्रोफिल्स को लंग्स के अंदर एक्टिवेट कर देते हैं। तो लंग्स का जहाँ पे भी जिक्र आएगा वहाँ आपके हाइपोक्सिया होगा, जहाँ आपका फ्लूइड का जिक्र आएगा, सर्कुलेशन का जिक्र आएगा, वहाँ आपका टैको होगा। फिर आ जाता है RH इनकम्पेटेबिलिटी कि नेगेटिव मदर है और पॉजिटिव है, तो सेकंड बेबी को जो है वो आपको रिस्पॉन्स जो है ज़्यादा शो होगा। पेशेंट को हम क्या देते हैं एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और एबीओ के अंदर जो है वो फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो शो हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट एंड सिस्टम ऑफ दिस रिवीजन इज मस्कुलोस्केलेटल। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर आपको डीजेनरेटिव जॉइंट की जो है वो डिजीज़ मिल रही होती है। आर्थराइटिस आइटिस की जहाँ भी कंडीशन आती है ना वो इन्फ्लामेटरी होती है, लेकिन ये कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज़ नहीं होती। अब इसके अंदर आपकी जो कार्टिलेज होती है वो ग्रेजुअली जो होता है वो आपको वेयर डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। कार्टिलेज आपकी थिन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बोन जो है वो एक दूसरे के साथ क्या कर रही होती हैं, रब कर रही होती हैं, ठीक है ना। फ्रिक्शन आपकी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेन और स्टिफनेस आपको देखने को मिल रही होती है। और पेन जो है वो यूजुअली आपकी कब होती है? जब आप काम कर रहे होते हैं, एक्टिविटी कर रहे होते हैं, रेस्ट के ऊपर आपको क्या हो जाती है? इंप्रूव। तो मॉर्निंग स्टिफनेस,
So it is a degenerative cartilage disease, not a inflammatory. So elderly joint pain worse with use, better with the rest. Osteoarthritis stiffness is short, usually less than 30 minutes. ये इतना कॉमन सा क्वेश्चन है ना, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि लेस देन 30 मिनट है या स्टिफनेस है, क्या है, बच्चे जो से वो गलत कर देते, तो लेस देन 30 मिनट और बेटर विद द रेस्ट. एंड रूमेटॉइड स्टिफनेस इज मोर देन 1 आवर. रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, अब सिर्फ ये कंडीशन नहीं होती कि सिर्फ आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसके अंदर आपकी ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, जिसमें आपकी जो बॉडी होती है वो साइनोवियम पे जो है वो अटैक कर रही होती है. तो ऑटोनॉमिक सिमेट्री इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जो आपकी साइनोवियम के ऊपर जो है वो अटैक कर रही होती है, और साइनोवियम पे अटैक करने के बाद जो है वो आपकी साइनोवियल जो है वो आपकी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, जिससे हम जॉइंट की स्वेलिंग, पेन और लॉन्ग मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 1 आवर आप देखने को मिल रही होती है. और इसके अंदर जो है वो स्मॉल जो जॉइंट्स होते हैं हाथ के, ये हाथ के आपकी उंगली है ना, इसके नाखून वाला हिस्सा और आपका जो है स्टार्टिंग वाला हिस्सा, मिड वाला हिस्सा छोड़ के आपकी जो है वो MCP और PIP ये इन्वॉल्व हो रहे होते हैं. ठीक है ना, ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे थे. और ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर सिर्फ DIP आपकी जो है ये आपके मिड वाला जो है हिस्सा होता है, आगे वाला हिस्सा जो है वो आपका आपको पीछे वाला हिस्सा जो है वो आपको देखने को मिल रहा होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट. ठीक है, तो आपने क्या कहते हैं अपना रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर ये चीज़ें जो है वो याद रखनी होती हैं. अच्छा, फिर आपका जाता है गाउट. गाउट जो होता है इसके अंदर आपकी जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स हैं उसकी वजह से और होता है, यानी कि हाई यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है वो जॉइंट के अंदर जाकर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सडन सीवियर इन्फ्लेमेशन जो है वो कॉज कर रही होती है. तो क्लासिकल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि फर्स्ट मेटाटार्सल फ्रेंजियल जॉइंट आपको देखने को मिल होता है, सडन सीवियर बिग टो पेन या पोटागरा की जो है वो कंडीशन आपको देखने को मिल रही होती है. तो फर्स्ट मेटाटार्सल फ्रेंजियल जॉइंट, बिग टो या अक्यूट पेनफुल स्वेलिंग आपको देखने को मिल रही होती है. और इसके अंदर आपको क्या भी देखने को मिल रहा होता है, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल. तो गाउट के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, नीडल शेप नेगेटिव बाइफ्रिंजेस. सूडो गाउट के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, रैम्बॉइड पॉजिटिव बाइफ्रिंजेस. इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सूडो गाउट के अंदर आपको क्या होता है, सूडो गाउट के अंदर आपको कैल्शियम पायरोफॉस्फेट जो से क्रिस्टल्स है वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं. सेम वही कंडीशन है. एल्डरली पेशेंट विद एक्यूट नी पेन विद कॉन्ट्रोकाल्सिनोसिस, यानी कैल्शियम की वजह से. तो कैल्शियम का जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे सूडो गाउट याद रखना है, जहाँ पे भी आपका मोनोसोडियम का आएगा वहाँ पे आपने गाउट को जो है याद रखना होता है. और इसके अंदर जो नी होती है उसके अंदर नी कॉन्ट्रोकाल्सिनोसिस जस्ट सूडो गाउट. बिग टो या पोटागरा जो होते हैं उसमें गाउट आपने याद रखना होता है. और सूडो गाउट के अंदर आपको रिम्बॉइड पॉजिटिव प्रेफरेंसेस जो है देखने को मिल होते हैं. सेप्टिक आर्थराइटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेप्टिक आर्थराइटिस के अंदर जो जॉइंट की स्पेस होती है उनके अंदर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है. बैक्टीरिया जो होता है वो आपकी साइनोवियल फ्लूइड के अंदर एंटर होता है, एंटर करके जो इंटेस्टाइन होती है उसकी इन्फ्लेमेशन करवा देता है और कार्टिलेज की जो है डिस्ट्रक्शन करवा देता है. तो इन्फेक्टेड जॉइंट रिक्वायर अर्जेंट ड्रेनेज एंड एंटीबायोटिक्स. फीवर, सिंगल हॉट स्वेलिंग जॉइंट, एक साइड का सिंगल हॉट जो है जॉइंट जो है तो स्वेलिंग होती है, कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन भी होती है, इसलिए जो फीवर होता है जो है वो बहुत कॉमन होता है. सो ऑलवेज कंसिडर सेप्टिक आर्थराइटिस इज मोनो आर्थराइटिस, एक साइड. Crystals do not fully exclude the infection. SLE is a very common disease which we learn from in every autoimmune condition. It is a non-erosive inflammatory arthritis in lupus. Young female के अंदर मोस्ट कॉमनली होता है मेलर रैश, ओरल अल्सर एंड जॉइंट पेन. और जो पेशेंट जब धूप के अंदर जाता है तो उसको जो है वो आपके सनबर्स्ट जो है साइन जो है आपको देखने को मिलता है, या बटरफ्लाई अपीयरेंस, तो वो SLE के होता है. तो SLE आर्थराइटिस इज यूजुअली नॉन एरोसिव. रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एरोसिव एंड डिफॉर्मिंग. फिर आपका जाता है एल्कोलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट. HLA-B27 सीरोजेनेटिव स्पॉन्डिलाइटिस अफेक्टिंग स्पाइन या सैक्रोइलिक जॉइंट. इसके अंदर आपकी जो सैक्रोइलिक जॉइंट होती है स्पाइन उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा होता है और पेन रेस्ट से वर्स होता है और एक्सरसाइज से बेटर होता है. अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो स्पाइन को जो है वो स्टिफ बना देती है, तो वो एक्टिविटी से जो होता है वो आपको क्या हो जाता है थोड़ा ठीक. और इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट जो साइन होता है वो आपको क्या होता है, बेम्बो स्पाइन. सो यंग मेल विद बैक पेन जहाँ पे भी आ गया ना विद बेम्बो स्पाइन, ठीक है, बैक पेन और आपको फील हो रहा हो कि ये स्पॉन्डिलाइटिस की, चुप करके आपने एल्कोलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस लगा. ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है. विद HLA-B27 यंग मेल बैक पेन बेटर विद एक्सरसाइज एंड वर्स विद द रेस्ट, ठीक है ना. और मॉर्निंग स्टिफनेस इसके अंदर शो हो रही होती है, जब आप सो के उठते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, इसके अंदर भी मॉर्निंग स्टिफनेस आपको शो हो रही होती है. SLA में भी मॉर्निंग स्टिफनेस होती है इसके अंदर भी, ठीक, लेकिन जो कंडीशन होती है वो आपकी डिफरेंट होती है. तो इन्फ्लेमेटरी बैक पेन इंप्रूव्स विद एक्सरसाइज. सो मैकेनिकल बैक पेन वर्सन विद द एक्टिविटी. फिर आपका आ जाता है सोरियाटिक आर्थराइटिस. इसके अंदर क्या हो रही है, सोरियासिस के साथ साथ आपकी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है, यानी कि जो DIP जो डिस्टल जो जॉइंट्स होते हैं वो, और जो स्पाइन के मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं वो अफेक्ट जो है वो करती हैं. और नेल पिटिंग और सॉसेज डिजिट इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, वो आपको आइडेंटिफाई करने के अंदर हेल्प कर रही होती है सोरियाटिक आर्थराइटिस के अंदर. एक दफ़ा आप वो पढ़ लेंगे ना, इसकी इमेज देख लेंगे, वो आपको अच्छे तरीके से आएगा. तो DIP की इन्वॉल्वमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर भी होती है, ठीक है ना, बट नेल पिटिंग या डेक्टिलाइटिस पॉइंट टू सोरियाटिक आर्थराइटिस. फिर रिएक्टिव आर्थराइटिस के अंदर आपने क्या याद रखना है
कि इसके अंदर आपको GI या जेनेटिव यूरिनरी इन्फेक्शन के बाद जो सा इम्यून रिएक्शन होता है, जिसमें आपको जॉइंट के अंदर जो है वो आपके जो जॉइंट होते हैं उसके अंदर डायरेक्ट जो है बैक्टीरिया यूजली नहीं होता, बल्कि आर्थराइटिस जो है वो स्टेराइल होते हैं। तो कॉमनली इसके अंदर आपको क्या होता है, कांट पी कांट सी एंड कांट क्या कहते हैं अपना सिट एंड स्टैंड जो होता है, यानी कि आपका यूथराइटिस, कंजक्टिवाइटिस और आर्थराइटिस तीनों की जो हिस्ट्री होती है ना, ठीक है ना, ये आपको देखने को मिल रही होती है। ठीक है, तो जॉइंट इज स्टीराइल सेप्टिक आर्थराइटिस एंड हैज रिस्पेक्टिव साइनोवियल फ्लूइड एंड ऑन वेरी हॉट जॉइंट एक साइड का सेप्टिक आर्थराइटिस के अंदर। डर्मेटोमायोसाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट, पोलीमायोसाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट, पोलीमायोलजिया रिमेटिका आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डर्मेटोमायोसाइटिस में इन्फ्लामेटरी मसल्स आते हैं, मायोसाइटिस, डर्मा मायो, स्किन मसल। डर्मेटोमायोसाइटिस में इन्फ्लामेटरी मसल डिजीज होती है, जिससे प्रॉक्सिमल मसल की वीकनेस के साथ साथ आपको स्किन रैश भी देखने को मिल रहा है। तो पेशेंट के अंदर स्टेयर चढ़ने के अंदर मसला आ रहा होता है, बाल को कॉम करने के अंदर जो है वो डिफिकल्टी आ रही होती है क्योंकि मसल प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अलावा आपको हाइलीट्रॉप रैश या गोट्रॉन पेपुल्स जो है वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं। कितनी कॉमन से क्लूज है, अगर ये आपने देख लिया कि गोट्रॉन पेपुल्स और हाइलीट्रॉपिक रैश है, अब आप क्यों पूरा क्वेश्चन पढ़ने को दौड़ते हैं? चुप करके आप जो है आंसर लगाएं, और एनआरई के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपको पास आते हैं। पोलीमायोसाइटिस, पोली और मायोसाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेटरी मायोपैथी हो रही है, मेनली आपकी जो प्रॉक्सिमल मसल्स हैं, मैक्सिमम जो मसल्स हैं वो आपके वीक हो रहे हैं। तो पेशेंट को चेयर से उठने में, सेम वही स्टेयर्स चलने में, आर्म्स को ओवरहेड रेस करने में, यानी कि सर के ऊपर रेस करने में, कंघा करने में जो है मुश्किल होती है। इसके अंदर आपको रैश नहीं होता। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि इसके अंदर स्किन जो होता है वो स्किन इन्वॉल्वमेंट होती है, इसके अंदर आपकी स्किन की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ट्रू वीकनेस विद हाई सीकी इज अ पोलीमायोसाइटिस, पेन स्टिफनेस विद नॉर्मल स्ट्रेंथ इज अ पोलीमायोलजिया रिमेटिका, जो हम नीचे पढ़ेंगे। सीके का जो है वो डिफरेंस आ रहा होता है। अब पोलीमायोसाइटिस के अंदर जो होता है वो आपको डर्मेटोसाइटिस की कोई कंडीशन आपको देखने को नहीं मिल रही होती, लेकिन इसके अंदर आपको हाई सीके जो है क्रेटिन काइनेज जो है वो आपको ज़्यादा मिल रहा होता है। लेकिन पोलीमायोलजिया रिमेटिका की अगर बात कीजिए तो अल्टरली पेशेंट के अंदर होता है, और शोल्डर और आपकी जो हिप होते हैं उसके अंदर आपको पेन या स्टिफनेस जो है वो आपको देखने को मिल रही होती है। एल्डरली विद मॉर्निंग स्टिफनेस विद हाई ESR। अब मॉर्निंग स्टिफनेस हो, एल्डरली पेशेंट हो, हाई ESR हो, आप ये ना सोचना कि अब ये रिमोटाइड आर्थराइटिस का जो है वो पेशेंट बनने जा रहा है। ESR की वहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई हिस्ट्री नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे आपको ESR की हाई देखने को मिल रही होती है, और कंडीशन जो है वो आपकी स्टीरॉइड से जो है वो आपको ठीक होते हैं। तो पोलीमायोलजिया रिमेटिका काज पेन स्टिफनेस बट नॉट ट्रू मसल वीकनेस। तो पोलीमायोसाइटिस कैन काज वीकनेस एंड हाई सीके, इसके अंदर सीके की कोई हिस्ट्री नहीं आ रही होती। तो ये अब जैसे पोलीमायोसाइटिस के सीके की हिस्ट्री आ रही है, इसके अंदर सिर्फ आपको गैट्रम टॉपियोज और हाइड्रोपिक है। तो इस तरीके से आपने जो देखना, कंफ्यूज नहीं करना अपने आपको। गेट सेल आर्थराइटिस के अंदर आपको, अब देखें मैंने आपको ऊपर अभी बताया कि यार जो डर्मेटोमायोसाइटिस के अंदर इसके प्रॉक्सिमल वीकनेस है, यानी कि कंघा करने में मसला आ रहा है। गेट सेल आर्थराइटिस के अंदर कंघा कर रहा है, लेकिन आपको स्कैल्प के ऊपर जो है वो पेन हो रहा है। गेट सेल आर्थराइटिस क्योंकि इट इज़ अ लार्ज वेसल डिजीज। अब ये सारी चीज़ें जो है वो स्मॉल वेसल, लार्ज वेसल, मीडियम वेसल डिजीज़ के अंदर जो है वो आपने कवर करनी होती है। गेट सेल आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है कि जो एल्डरली पेशेंट होता है उसके लार्ज वेसोलाइटिस होता है, स्पेशली जब टेम्पोरल आर्टरी जो है जब आपकी इन्वॉल्व हो रही होती है। इसके अंदर हेडिक होता है, जॉ की क्लॉडिकेशन और विजुअल सिम्टम्स और हाई ESR होता है। अब इसके अंदर आपकी जो टेम्पोरल आर्टरी है, हेडिक, स्काल्प की जो है वो टेंडरनेस, या जॉ की क्लॉडिकेशन आपको देखने को मिलती है, यानी कि स्काल्प की टेंडरनेस। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो होती है आपकी एस्पायरिन। आपने बगैर सोचे समझे आपने एस्पायरिन उसको लाजमी देनी, स्टेरॉइड देनी, ताकि उसका जो पेन है वो कम हो। कंघा करते हुए मसला नहीं होता, कंघा कर रहा होता है तो स्काल्प के अंदर जो है वो पेन हो रहा होता है, यानी कि हाथ ही नहीं उठाया जा रहा है, इसके हाथ का कोई मसला नहीं होता, सिर्फ स्काल्प के अंदर पेन या जॉ की क्लॉडिकेशन जो है वो इन्वॉल्व हो रही होती है। फिर आपका आ जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर? आपकी जो बोन मास होती है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि जो बोन की मिनरलाइजेशन होती है वो नॉर्मल होती है, ठीक है। और बोन्स जो होती है वो फ्रेजाइल हो जाती है, उसके अंदर जो ट्रॉमा के फ्रैक्चर वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। मोस्टली आपका पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल या हिप के जो से फ्रैक्चर होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली हैव अ नॉर्मल कैल्शियम फॉस्फेट एंड ALP। ऑस्ट्रोमलेशिया इज अ विटामिन D डिजीज। ऑस्ट्रोमलेशिया के अंदर दो चीज़ों की विटामिन D डेफिशिएंसी होती है, और ऑस्ट्रोमलेशिया जो है वो कॉमनली आपके एडल्ट्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा होता है, और रिकेट्स जो होता है वो आपको बच्चों के अंदर जो है आपको देखने को मिल रहा होता है। पैचेट डिजीज़ ऑफ बोन क्या होती है? इसके अंदर आपकी जो बोन की रिमॉडलिंग जो है वो तो आपकी एबनॉर्मल होती है, डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, यानी कि जब बोने कह रहा हूँ बोन की जो बनने का जो वो होता है प्रोसेस होता है वो आपका क्या हो जाता है? एबनॉर्मल होता है या डिसऑर्गेनाइज होता है। तो इनिशियली जो बोन होती है वो रिजॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ होती है, फिर एक्सेसिवली जो है वो आपकी जो एक्सेसिव होती है, और आपकी जो बोन्स होती हैं आपकी वी फॉर्मेशन होती है, इसलिए जो बोन पेन डिफॉर्मिटी स्कल इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, और इसके अंदर जो ALP है वो आपका ज़्यादा होता है। बोन पेन इनलार्ज कर हेयरिंग लॉस एंड हाई
ALP डिसऑर्गेनाइज जो सा बोन अगर आपको देखने को मिले तो आपको क्या होता है, पेशेंट हैज़ अ हाई LP, नॉर्मल कैल्शियम फॉस्फेट, बोन मेटास्टेसिस, हैज़ अ कैंसर और हिस्ट्री और फोकल लीजन। तो डिसऑर्गेनाइज बोन का जहाँ पे भी आएगा आपने क्या याद रखना है, पेजेट डिजीज ऑफ बोन। पेजेट डिजीज़ हमने ब्रेस्ट के अंदर भी जो है वो पढ़ी थी। फिर आपका आ जाता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है तो वो आपको मिलाइटिस यानी कि बोन का जो है इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको जो इन्फेक्शन है वो ब्लड में स्प्रेड हो रहा है और नियर बाय जो बोन्स होते हैं स्पेशली डायबिटिक फुट अल्सर या बोन तक जो है वो जाता है, जिसकी वजह से बोन पेन, फीवर और लोकल जो है वो टेंडरनेस आपको शो हो रहा है। तो स्टेप्टोकोकस इज द मोस्ट कॉमन एंड सैल्मोनेला इज अ क्लासिक सिकल सेल डिजीज़। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि आपका जो मसल्स के कंपार्टमेंट होते हैं वो अंदर प्रेशर बढ़ा देते हैं और जब आपको कट करते हैं तो उसका गश ऑफ द फ्लूइड आपका बाहर की तरफ आ रहा होता है और उसकी वजह से आपको नर्व की डैमेज और उसके ऊपर कंप्रेस पड़ रहा होता है बिकॉज ऑफ जो मसल्स हैं उनके अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है, तो उनके ऊपर जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो फ्रैक्चर के बाद जो है वो पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है और पेन जो है वो पैसिव स्ट्रेच से जो है वो आपका पैसिव स्ट्रेच पेन विद पैसिव स्ट्रेच जो है वो आपको देखने को मिल रहा होता है और लॉस ऑफ पल्स जो है वो प्रेशर की वजह से होती है। रेप्टोमाइलिसिस के अंदर क्या होता है कि मसल्स की ब्रेकडाउन होती है विच रिलीज मायोग्लोबिन, ठीक है, और मसल पेन विद डार्क यूरिन बिकॉज ऑफ मायोग्लोबिन क्योंकि वो कलर दे रहे होते हैं टूटने की वजह से और क्या कहते हैं किडनी को जो है वो आपकी डैमेज कर रहे होते हैं। तो पेशेंट मसल पेन, वीकनेस, डार्क यूरिन और हाई सी के जो है वो देख रहे हो। अब हाई सी के हमने ऊपर भी पढ़ा है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे आपको साथ मायोग्लोबिन या डार्क यूरिन की हिस्ट्री है, वहाँ पे कोई डार्क यूरिन की हिस्ट्री आपको देखने को नहीं मिल रही। फाइब्रोमाइल्जिया रूमेटिक आप हम ऊपर पढ़ के यहाँ पे फाइब्रोमाइल्जिया आपको क्रोनिक वाइड सेपरेट पेन होता है जिसके अंदर स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन या मसल जो है आपके डैमेज हो रहे होते हैं। अब इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर आपको डिफ्यूज पेन, फटीग, पुअर स्लीप एंड नॉर्मल ESR, ऊपर आपको हाई ESR की जो है वो हिस्ट्री देखने को मिल रही है। तो नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी मार्कर इज अ फाइब्रोमाइल्जिया, पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका के अंदर आपको हाई ESR मिल रहा है। देखा, छोटे छोटे से पॉइंट है, आप उनको याद रखें और आपको जो है टॉपिक क्लियर होता जाएगा। कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियन नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है रिस्ट की और मीडियन नर्व जो है वो आपको थंब, इंडेक्स और मिडिल को कर रही होती है, सप्लाई कर रही होती है। तो लेटल हाफ ऑफ रिंग जो है वो आपकी सेंसेशन को दे रही होती है। तो पेशेंट की रात में जो है वो नमनेस, टिंगलिंग वगैरह आपको देखने को मिल रही होती है। फिर आपका जाता है अल्नर नर्व इंजरी। हम पीछे की तरफ आ रहे हैं एनाटॉमी की तरफ। तो अल्नर नर्व इंजरी के अंदर आपको जो है अल्नर क्ला जो है वो देखने को मिल रहा होता है और मीडियल हैंड नमनेस या वीक इंट्रोशिया आपको देखने को मिल रहा होता है। क्ला हैंड देखने को मिल रहा होता है। अल्नर नर्व रिस्ट ड्रॉ के अंदर आपको रेडियल नर्व देखने को मिल रहा होता है। रेडियल नर्व के अंदर आपको पता है कि सैचरडे नाइट पल्स इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा होता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन शॉर्ट फ्रैक्चर एंड रिस्ट ड्रॉप। तो रिस्ट ड्रॉप, रेडियल नर्व, इनएबिलिटी टू अब्डक्ट शोल्डर, एक्सिलरी नर्व। फिर आ जाता है एक्सिलरी नर्व जो होता है आपको डेल्टॉइड रीजन के वीकनेस की वजह से हो रहा होता है जिसके अंदर आपको डेल्टॉइड और टेरेस में सप्लाई कर रहा होता है और शोल्डर की क्या हो रही है, डिसलोकेशन हो जाती है जिसकी वजह से सर्जिकल लैक ऑफ ह्यूमरस के बाद आपको शोल्डर उठाने के अंदर आपको मसला हो रहा होता है, अबडक्शन के अंदर आपको मसला आ रहा होता है। कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी के अंदर आपको क्या होता है कि जो फेब्रल नेक होती है उसके अराउंड जो है वो सुपरफिशियल होती है, अराउंड सुपरफिशियल होती है। तो नेक अगर नेक की इंजरी होती है तो आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो इंजरी हो सकती है। इसकी वजह से वेरी इंपॉर्टेंट फुट ड्रॉप और फिबुलर नेक का ट्रॉमा की वजह से हो रही होती है। और कॉमन पेरोनियल नर्व विद इसके अंदर आपको ना एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग होती है जिसके अंदर आपको जो डॉर्सिफ्लेक्शन या फुट की जो है ना डॉर्सिफ्लेक्शन या फुट की इवर्जन के अंदर आपको जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, इसके अंदर जो है आपको मसला आ रहा होता है, ठीक है। फिर आपका जाता है मिनिस्कल टेयर। मिनिस्कल टेयर में क्या होता है कि मिनिस्कस नी जॉइंट के जो कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज कुशन होता है जो ट्विस्टिंग इंजरी से जो है वो क्या होता है टेयर्ड होता है, ठीक है, फट जाता है। तो टेयर जॉइंट मूवमेंट को आप जो है वो मैकेनिकली जो है वो ब्लॉक, जो टेयर जॉइंट मूवमेंट होता है वो आपको मैकेनिकली जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं, इसलिए जो है पेन होता है वो लॉक की तरह आपको बिहेव हो रहा होता है, ठीक है ना। और चलते फिरते आपको जो है वो जॉइंट लाइन पेन जो है वो आपका कंप्लेन कर रहा होता है। तो इट इज़ अ ट्विस्टिंग इंजरी विद नी लॉकिंग या क्लिकिंग पेन। तो लॉकिंग क्लिकिंग आपको क्या होता है, मिनिस्कस पूप प्लस रैपिड स्वेलिंग विद इंस्टेबिलिटी होता है ACL यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा होता है कि आपके नी के जो एंटीरियरली साइड है यानी कि टीबिया की ट्रांसलोकेशन जो प्रोडक्ट कर रहा था उसके अंदर मसला होता है। स्पोर्ट के अंदर आप जब भी सडन वो टिक्की की वगैरह या आपके सामने जो चोट लगती है तो उसकी वजह से तो एथलीट हेयर स्पूप, इमीडिएट स्वेलिंग एंड पॉजिटिव लेकमान या एंटीरियर ड्रॉर, ये आपका एंटीरियरली ड्रॉ करते हैं। ACL के अंदर पोस्टीरियर ड्रॉ करते हैं पोस्टीरियर के अंदर। पोस्टीरियर के अंदर भी ये होता है कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है, इसके अंदर आपको डैशबोर्ड इंजरी या पोस्टीरियर ड्रॉर्स हैं आपको जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा होता है। फिर आपको आ जाता है रोटेटर कफ टेयर यानी कि रोटेटर कफ मसल्स आ जाते हैं इसके अंदर आपके, जिसके अंदर टेंडर्स और सुपरास्पाइनेटस मसल्स आपके चार जो है वो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है रोटेटर इसके अंदर। फिर जो सुपरास्पाइनेटस होते हैं वो मोस्टली कॉमन जो है टेयर होता है, तो पेशेंट को जो है वो आर्म एबडक्ट करने के अंदर जो है मसला आ रहा होता है।
एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के अंदर आपको जो है वो आपके फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर के कैप्सूल्स की फाइब्रोसिस या स्टिफनेस हो रही होती है, और डायबिटीज़ के अंदर मोस्टली जो है वो कॉमन होती है। तो डायबिटिक पेशेंट विद पेनफुल स्टिफ शोल्डर इज अ साइन ऑफ एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। सो बोथ एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट लिमिटेड हो तो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, मेनली एक्टिव वीकनेस हो तो रोटेटिव कफ टियर। अच्छा, फिर लेटरल एपिकोंडाइल आ जाती है और मिडल एपिकोंडाइल। लेटरल एपिकोंडाइल के अंदर टेनिस ब्लो विद एक्सटेंसर ओवरीज, अब ये खुद ही इमेजिनेशन बना लेना। मीडियन के अंदर जो है वो गोल्फर किस तरह खेल रहे होते हैं, उसके अंदर आपका रिस्ट फ्लेक्चर। अच्छा, एक्लीस टेंडन रैप्चर इंपॉर्टेंट है। एक्लीस टेंडन जो होता है वो आपके काफ के मसल्स को हील बोन से जो है वो कनेक्ट कर रहा होता है, आपकी जो एड़ी होती है, और इसके अंदर जो प्लांटर फ्रैक्शन होते हैं उसके अंदर आपको हेल्प कर रहा होता है। तो रैप्चर ऑफ एक्लीस टेंडन काजिंग लॉस ऑफ प्लांटर फ्रैक्शन। तो सडन काफ पेन लाइक बीइंग किक्ड, यानी कि वो किक करते हैं विद पॉजिटिव थॉम्पसन टेस्ट आपका जैसा पॉजिटिव होता है। ये मैं आपको एक दफ़ा ग्रुप में समझा दूंगा ये क्या होता है। खैर इतना कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। तो सडन फोर्सफुल मूवमेंट की वजह से, डिजनरेशन की वजह से टेंडर जो है वो रैप्चर हो जाता है, और पेशेंट अक्सर फील करता है कि जैसे काफ पे ना किसी ने आपको क्या मारा हो, किक मारी हो, ठीक है। और फ्लोरोक्विनोन और स्टेरॉइड जो है वो इसके अंदर रिस्क जो है वो हाई करते हैं। फिर आपका आ जाता है डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप। इसके अंदर जो हिप जॉइंट होता है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, जिसमें आपकी फेमरल हेड की जो है वो फेमरल हेड की जो एसिटिबिलियम होती है ना, वो अनस्टेबल हो जाती है, जिससे या डिसलोकेट हो जाती है। तो ब्रीच में पोजीशन के अंदर जो फीमेल इन्फेंट होता है वो ज़्यादा रिस्की होता है, यानी कि ब्रीच पोजीशन के अंदर। अर्ली डायग्नोसिस के अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो गेट प्रॉब्लम जो है वो आती हैं, और इसके अंदर ब्रीच फीमेल विद पॉजिटिव ऑर्टोलाइनी एंड पैरेलल, ये मैंने आपको ना डिटेल में आपको रैपिड रिवीजन में पढ़ाया हुआ है। तो न्यू बॉर्न विद हिप इंस्टेबिलिटी विद द DDH, ओबीज एडोलेसेंट विद हिप ये जॉइंट विद द SCFE। SCFE के अंदर क्या होता है कि आपकी जो फेमरल हेड होता है उसकी जो ग्रोथ प्लेट होती है वो स्लिप कर जाती है नीचे, ये देखें, स्लिप्ड कैपिटल फेमरल एपिफाइसिस इन एडोलेसेंट्स, यानी कि जो ग्रोथ प्लेट होती है वो आपकी स्लिप कर जाती है यूजुअली अबीज पेशेंट के अंदर। और जो हिप की पैथोलॉजी होती है वो नी पेन के फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट हो सकती है, बिकॉज जो पेन होता है वो रेफर कर होता है। तो लिम्प और लिमिटेड इंटरनल जो रोटेशन होती है वो उसकी कॉमन फॉर्मिंग होती है। नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ अ काफ लेग काल्व पर्स डिजीज़। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी ए वेस्कुलर जो है नेक्रोसिस होना आपको स्टार्ट हो जाती है इन अ यंग चाइल्ड, यानी कि फेमरल हेड की ए वेस्कुलर नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है, और मोस्टली यंग बॉयज़ के अंदर होती है कि ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिससे फेमरल हेड जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, और पेशेंट जो है वो पेनफुल लिम्प और हम्प की स्टिफनेस के साथ जो है वो आपको प्रेजेंट करा होता था, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ओस्टियोसार्कोमा क्या होता है? ओस्टियोसार्कोमा सार्कोमा है, तो मिलिग्नेंट बोन ट्यूमर की तरफ जो है वो आपका प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको मिलिग्नेंट बोन डिजीज जो है देखने को मिल रही होती है। टीनेजर विद प्रेजेंट विद अ पेनफुल मेटास्टेसिस लीजन अराउंड द नी, ठीक है। टीनेजर एडोलसेंट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा होता है? कॉमन होता है मेटाफाइसिस की लॉन्ग बोन, स्पेशली आपके अराउंड द ई, और पेनफुल स्वेलिंग और अग्रेसिव बोन लीजन जो है वो कॉमन साइन होते हैं। फिर इविंग सार्कोमा के अंदर आपको जो है वो आपका मिलिग्नेंट स्मॉल राउंड ब्लू सेल ट्यूमर आपको जो है वो देखने को मिल रहा होता है। क्या देखने को मिल रहा होता है? मिलिग्नेंट, यार अब ये चल नहीं रही यार, क्या मसला है। हाँ, मिलिग्नेंट आपको जो है वो आपको राउंड ब्लू सेल्स आपको देखने को मिल रहा होता है। चाइल्ड विद डिस्फाइजल बोन पेन, ऑनियन स्किन पेरियोस्टियम, ऑनियन स्किन आपको अपीयरेंस जहाँ पे मिलेगी, ऑनियन स्किन अपीयरेंस नहीं, ऑनियन स्किन पेरियोस्टियम आपको इविंग सार्कोमा जो है आपको उसका आना चाहिए विद स्वेलिंग एंड द फीवर। बोन मेटास्टेसिस वो कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। लो बैक पेन, रेड फ्लैग्स का क्या मतलब होता है कि मोस्टली जो लो बैक पेन होता है वो मैकेनिकल होता है, लेकिन यानी कि हो सकता है कॉमनली कुछ उठाते हुए सही तरीके से ना सोते, लेकिन कुछ साइन बहुत सीरियसली इंडिकेट कर रहे होते हैं। आपको साथ फीवर हो रहा है और इन्फेक्शन सजेस्ट कर रहा है, तो कैंसर की हिस्ट्री जो है वो मेटास्टेज सजेस्ट कर सकते हैं। ब्लैडर या बॉल मूवमेंट की वजह से नर्व कंप्रेशन सजेस्ट कर सकते हैं। तो रेड फ्लैग्स हो तो आपने जो है वो अर्जेंट एवेल्यूएशन जैसा वो करवानी होती है। कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम के अंदर, कि इसके अंदर जो है लैम्बोसेक्रल नर्व रूट्स होते हैं उनकी कंप्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से सैडल एनेस्थीसिया, यूरिनरी रिटेंशन और बायलेटरल लेग इन्वॉल्वमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट साइंस है। कॉर्डा इक्वाना इज अ सर्जिकल इमरजेंसी, डू नॉट ट्रीट विद सिंपल शैटिका पेन। इसके अंदर जो होता है वो आपको ये यूरिनरी रिटेंशन, बायलेटरल लेग सिम्टम जो है वो आपको देखने को मिल होती है। इट इज अ सर्जिकल एमरजेंसी। लास्ट कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं कॉन्ड्रोमा और ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी डिजीज़ हैं वो इंपॉर्टेंट है। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस के अंदर जो है वो चेस्ट वॉल के अंदर जो है वो आपको कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन की इन्फ्लामेशन होती है, जिसमें आपकी चेस्ट जो होता है वो पेन करती है, पाल्पेशन से जो है वो आपका रिप्रोड्यूस करता है। कार्डिक पेन जो है उससे आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन काजिंग चेस्ट पेन, तो चेस्ट पेन
रिप्रोड्यूसिबल बाय पाल्पिटेशन। तो रिप्रोड्यूसिबल चेस्ट पेन इज अ कॉन्ट्राइटिस, एक्सर्शनल प्रेशर लाइक पेन इज अ अंजाइना। या भाई दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट हमने करना होता है। सो दिस इज़ ऑफ इट फॉर टुडे। 4 सिस्टम जो है वो हमने कवर कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। 4 सिस्टम 5 दिनों के अंदर कवर हो जाएगा हर चीज़, और उसके बाद आपके जो है वो प्रॉपरली जो है वो मॉक टेस्ट जो है वो स्टार्ट होंगे। लॉन्ग रैपिड रिवीजन आपकी मैंने ख़त्म करवा दी है इंशाल्लाह। ये पंच जो रैपिड रिवीजन सीरीज़ है ये आपकी इंशाल्लाह ख़त्म करवा दूँगा। साथ मैंने आपको जो PDFs हैं उनकी जो बुक्स हैं विद MCQs बुक और रैपिड रिवीजन की बुक्स और सारी चीज़ों की जो PDF हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। हर चीज़ जो है वो मैं फ्री में कर दी है। और बस ये एक ही चीज़ है कि आपने लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जो है आपने शेयर करना, और वैल्यूएबल जो है वो कमेंट आपने करना है कि आपको समझ आई है या नहीं आई, ठीक है ना। सो दिस इज़ ऑफ इट फॉर द पंच रिवीजन। तो न्यूरो मैंने इसलिए आपको मैंने पहले पढ़ाई है ताकि जो है वो आपको अच्छे तरीके से जो है वो आपको तैयार हो जाए। थैंक यू सो मच।